सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हम अभी डिस्कस कर रहे थे और मुझे लग रहा था कि आज भी सुबह ज़्यादा रश था और मुझे लगता है कि हमजा और आप सब लोग के जब लाहौर में मौसम खुला होता है ना, धूप निकली होती है तो लोग रोड्स पे ज़्यादा होते हैं। रोड पे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैं यही इस बात से मैं नहीं मैंने कहा नहीं, आज भी बस वो मामूली रश ही था जैसा होता है। लेकिन ये बात हम क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि जब पीर को हम सब ने ऑफिस आना है, आप लोगों ने भी अपने कामों पर जाना है, ऑफिस जाना है, जहाँ पर भी जाना है, थोड़े से 5-10 मिनट जो है ना अब आपने एक्स्ट्रा निकालने हैं, क्योंकि तालीमी इदारे खुल जाएंगे, सड़कों पर रश होगा। तो मंडे के लिए जो है ना खास ख्याल रखना, कहीं लेट ना हो जाएं और एक दूसरे को तंग ना करते रहें स्पीड में। और वैसे भी वो जो सर्दियों के ठिठरे हुए दिन थे ना, जिसमें सुबह सुबह बहुत ठंड होती थी, लाहौर में बहुत धुंध होती थी, पंजाब में भी धुंध का राज था, तो वहाँ पे सुबह के वक्त कम से कम ये होता था कि रोड पे ट्रैफिक बर्डन और ट्रैफिक लोड कम होता था। अब है सो अब उसमें यह है कि मैंने देखा बहुत सारे लोग ना हमसे जब खुद लेट निकलते हैं समेत मेरे, तो फिर वो पैनिक हो रहे होते हैं रोड के ऊपर और समझ नहीं आ रही होती कि कैसे जल्द से जल्द पहुंचे, उड़ के पहुंच जाए हम। और किस तरीके एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, दिल कर रहा होता है कि गाड़ियों के अंदर बैठे हुए एक दूसरे का सर फाड़ दें। तो फिर ये इसका हल क्या है? थोड़ा सा जल्दी निकल आए, ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। और पीर को आपको ये मुश्किलात होंगी क्योंकि आपको आदतें पड़ी नहीं है लेट निकलने की। और अब जिंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रवा हो रही है एहतियात के साथ, और उस एहतियात में ये भी है कि टाइम से पहले निकल आए। और एक नजर डालते हैं हम टॉप स्टोरीज पर। नए पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई, बदउनवान मुमालिक में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अपनी रिपोर्ट में तहलका खेज दावा। वजीर आजम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने साल 2017-18 का डेटा हासिल किया। ऑपोजिशन की हुकूमत पर तनकीदी गोलाबारी। पाकिस्तानियों के इंतजार की घड़ियां खत्म। आलमी वबा से बचाव के लिए वैक्सीन की पहली खेप हफ्ते को इस्लामाबाद पहुंचेगी। वैक्सीन चीन से लिए गए मखसूस कंटेनर में रख कर लाई जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है अगले हफ्ते से फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन का आगाज होगा। मुल्क में सैकड़ों मराकज कोविड-19 की वैक्सीन लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन पर बरसपरी। आप आइन के नहीं किसी और के ताबे लगते हैं। जस्टिस फाइज ईसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बरहम। बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल देने के लिए इलेक्शन कमीशन को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। खावन की तन्हाई तो खत्म हो गई, मलका का दुख कौन समझेगा। कराची के सफारी पार्क की हथनी के पांव में सख्त इन्फेक्शन। मलका अपना पांव जमीन पर नहीं रख सकती, दर्द से कुराहती रहती है। 15 घंटे जंजीरों में जकड़े रहने वाली मलका इलाज की मुंतजिर। जी जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी और बात करेंगे एक रिपोर्ट की कि जिसकी इतनी ज़्यादा बाज़गश्त है, इतना ज़्यादा शोर है कि ये क्या हुआ कि बात तो हो रही थी 90 रोज़ में करप्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन परसेप्शन कहाँ पहुंच गई? हम मजीद नीचे गिर गए, 124वें नंबर पर आ गए। हाँ, और अगर आप इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को देखें तो न्यूजीलैंड जो है वो इसमें सबसे बेहतर मुल्क जो है वो करार पाया है, जिसने अपने तमाम दर्जात जो है उन्हें बेहतर किया है। और इसकी वजह से अभी दुनिया का सबसे कम जहाँ करप्शन है उन ममालिक में मतलब सर फहरिस्त है। और हमजा हमने देखा है कि न्यूजीलैंड ने इससे पहले दहशतगर्दी पर भी काबू पाया, कोविड पे भी उन्होंने काबू पाया, और हमने देखा हमारी न्यूजीलैंड की जो दौरा था टीम का उसके दौरान भी उनकी कितनी सख्ती प्रोटोकॉल अपने मुल्क के लिए थी ना। सो ये तमाम चीज़ें और मामला जो हैं ये उस कौम का और उन लोगों का ये रवैया और रुझान जाहिर करते हैं कि वो कितना अच्छी तरह चीज़ों से डील कर रहे हैं। और हमजा जहाँ तशद्दुद, नफरत, तासुब, इन चीज़ों के खिलाफ जहाँ पे बात की जाती है ना, कोशिश की जाती है, तो उसका अल्टीमेट नतीजा फिर शायद करप्शन का खात्मा भी निकलता है, क्योंकि करप्शन का ताल्लुक गुर्बत से भी है, फ्रस्ट्रेशन से भी हर एक चीज़ से है। लेकिन बात फरा कुछ और है। वो ये बात है कि हम तो कह रहे थे कि अब तो करप्शन हो ही नहीं रही, जब ऊपर ईमानदार शख्स बैठा हो तो नीचे करप्शन नहीं हो रही होती है। ये वो बयानिया था कि जिसको सबने पसंद किया और करना भी चाहिए था कि हाँ
करप्शन कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हुआ, मुसलसल दूसरे साल जो है CPI किधर चला गया, जो परसेप्शन है वो किधर ऊपर चली गई है। और बदउनवान ममालिक में बात की जाए तो अफगानिस्तान 7 दर्जे बेहतरी से जो है आगे आया है और वो 165वें नंबर पर आया, और पाकिस्तान के जो है दर्जे नीचे गिर गए जी, 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। पाकिस्तान का 124वां जो है नंबर है 180 ममालिक की फहरिस्त में। और भारत के साथ अगर हम कंपेयर करें ना, जिसकी करप्शन के भी पिछले दिनों आपने देखा होगा, बड़ी दास्तानें हम भी सुना रहे थे कि बड़ा करप्ट है, उसके बारे में कहा जा रहा है, उसका भी जो दर्जा है वो 86वां नंबर है और वो हमसे बहुत बेहतर है। और तनज़्ज़ुली वैसे उनकी भी हुई है इस साल, हाँ। लेकिन हमसे फिर भी बहुत बेहतर है उनकी डिग्रीज। हाँ, सो अब ये है कि ये एक सवाल सबके जहनों में है कि एक ऐसी हुकूमत जो कि इस दावे के साथ आई कि वो मुल्क से करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। जैसे हमजा ने अभी कहा है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा जी, जब ऊपर वाले ईमानदार हों तो नीचे खुद ब खुद लोग जो हैं वो सही हो जाते हैं। फिर उसके साथ ये कि 90 दिन में करप्शन का खात्मा जो है वो कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा दावा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और यही सवालात जो हैं अब जन्म भी ले रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से ये क्या गया है कि शहबाज गिल साहब कह रहे थे कि अंग्रेजी में रिपोर्ट है, अभी ज़रा समझ नहीं आ रही है लोगों को, तो जब समझ आएगी तो पता लगेगा कि ये तो डेटा जो है 2017-18 का लिया गया है। लेकिन अगर आप रिपोर्ट पढ़ लें सब, तो आपको पता लग जाएगा कि जो इंडिकेटर्स हैं, जो सोर्सेज लिए गए हैं, उनमें से 6 सोर्सेज ने तो ये कह दिया कि नहीं वैसा ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और जो 2 सोर्सेज हैं जिन्होंने कहा है कि हम लोग बुरे हो गए हैं, उन्होंने 2019 का डेटा लिया। बिल्कुल सही। सो इस हवाले से कहा क्या है ये हम आपको सुना देते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं एहसन इकबाल साहब जो है, उन्होंने क्या फरमाया इस बारे में। दुनिया में कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि किसी मईशत ने 2 सालों में 6% क्रैश किया हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपकी कलई खोल दी है, अब आपको समझ नहीं आ रही कि क्या जवाब दें। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो डेटा उस रिपोर्ट के अंदर है वो पिछले 2 सालों के पब्लिश डेटा से लिया गया। पीटीआई के अपने एमएनए एमपीए दुहाई दे चुके हैं कि पाकिस्तान में इतनी करप्शन नहीं देखी जितनी इस हुकूमत जी। एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, शहबाज गिल साहब क्या कह रहे थे वो भी जरा सुन लेते हैं, जरा क्लियर हो जाए, दोनों साइड की बात आ जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का बड़ा जोरो शोर है, पटवारी हजरात खुशियां मना रहे हैं, फिर वही अंजाम होना है क्योंकि बदकिस्मती से रिपोर्ट इंग्लिश में है, अभी पढ़ी नहीं है। जब उर्दू में तर्जुमा होगा तो पता चलेगा ये ते फिर फड़े गए हैं, ये हमारे ही लीडरों की करप्शन का नतीजा है। तो तुसी फिर फड़े गए हो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने फिर आप ही के लीडरान की जो कच्चा चिट्ठा है वो इसमें खोल के रख दिया है। बिल्कुल सही। सो इस हवाले से हमारे अपने मेहमान से बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा सर, जब पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती थी तो तहरीक इंसाफ बगले बजाते थे, कहते थे वाह वाह देखा हम तो कहते हैं करप्शन है। और अब जब रिपोर्ट आई है तो वो कह रहे हैं कि ये तो कहानी जो है ये पिछली हुकूमतों की करप्शन की है, ये करप्शन के ख़त्म करने के दावे के साथ आए, लेकिन करप्शन में इजाफे की वजूहात जो हैं आपके ख्याल में क्या हैं, और हुकूमती दावे जो हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर किसी लीडर ने ये कह दिया कि हम 90 दिन में या 50 दिन में करप्शन ख़त्म कर देंगे, तो क्या ये मुमकिन है एक इंसानी मुआशरे में, एक ऐसे मुआशरे में जहाँ पे मुनाफकत का दौरा है, जहाँ पे बेईमानी बहुत ज़्यादा है? आप अपने अतराफ़ में नज़र दौड़ा लें, इतने अक्सर लोग जहाँ जहाँ जिसका दाव लग रहा है वो अपना काम कर रहा है। फिर उसमें ऐसी ब्यूरोक्रेसी है जो गुज़िश्ता 30-35 बरसों से एक जमात की मोतमद रही है, उसकी सर्विस करती रही है। तो उसमें इस नौइयत के जो अदाद शुमार 4-5 डिग्रीज़ का ऊपर नीचे होना मैं नहीं समझता कि कोई इसमें अचंभे की बात है। हमारे मुआशरा बुनियादी तौर पे एक करप्ट मुआशरा है, जिसका जहाँ पे ज़ोर चलता है वो कर रहा है, उसको अपने तरीके से काम कर रहे हैं। चाहे आप सियासतदान देख लें, चाहे आप ब्यूरोक्रेट को देख लें, चाहे आप बिजनेसमैन को देख लें। बिजनेसमैन टैक्स देने को तैयार नहीं है, सियासतदान अपने हिस्से का पैसा छोड़ने को, मतलब जो पैसा तरक्याती मकासद के लिए मिलता है वो ज़्यादातर उनकी अपनी जेबों में, और जो इंजीनियर्स काम पे कर रहे, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं वो उधर चला जाता है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखें, वो अपनी प्रिविलेजेस छोड़ने को तैयार नहीं है, सिर्फ उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे हुकूमत को लगाया हुआ है। तो उसमें वैसे मजमूई ये एक बड़ा एक कॉन्शंस का एक बहरान है हमारे इस मुआशरे में, इंटेग्रिटी का बहरान है, जिसकी वजह से ये कोई अशारिये कोई मानी नहीं रखते हैं। ये एक मुसलसल एक सोशल इशू है
जो कि हमारे साथ यूं ही चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज गुल साहब, टोटल 13 सोर्सेज थे, 8 सोर्सेज पाकिस्तान में लिए गए, 6 सोर्सेज ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने ये भी बताया वो जो 2 सोर्सेज वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है उन्होंने कहा कि 2 दर्जे नीचे चला गया। उन्होंने 2019 का मई से अक्टूबर का डेटा लिया और उसके बाद वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी ने 5 दर्जे नीचे कर दिया और वो 2019 का ही डेटा लिया गया। हम तो वो रिपोर्ट बता रहे हैं और अगर उस रिपोर्ट को बताया जाए तो ऑपोजिशन की बात कैसे, लेकिन आपके नजदीक फर्क नहीं पड़ता है तो फिर हुकूमत कह देती कि इन रिपोर्ट से फर्क नहीं पड़ता। 2019 की रिपोर्ट के ऊपर फिर दोसाची कवान साहिबा ने कह दिया था कि ये तो मैनिपुलेशन की गई है। और इम्तियाज गुल साहब, अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब खुद ऑपोजिशन में थी तो इन्हीं रिपोर्ट्स को रेफर किया जाता था, इन्हीं रिपोर्ट्स की बेस पे वो अपना नैरेटिव जो है वो बिल्ड करते थे कि देखें करप्शन है और इसी का खात्मा करने के लिए हम वोट में आएंगे और हम इक्तदार में आएंगे तो इसका खात्मा करेंगे। देखिए, मैं कोई हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ और नहीं आप अपोजिशन के तर्जुमान हैं। हम अगर मैटर ऑफ फैक्ट के तौर पे बात करें कि इन रिपोर्टों में कौन से आशारिया इस्तेमाल किए गए हैं तो बिलाशुबा आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं। और वही बात मैंने उसका इब्तिदा में यही कही कि हम सबको ये बात माननी चाहिए कि इस माशरे में करप्शन अपने बेशुमार किस्म की करप्शन है और उसमें चाहे एक पार्टी हो दूसरी, अगर वो जितने मर्जी दावे कर ले, सिर्फ दावे करने से करप्शन का ना खात्मा होगा और ना ही हालात बेहतर होंगे और ना ही उससे हकीकत से इनकार किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें सियासी जमातों का ढंडोरा पीटने की बजाय जो आदाद शुमार है उस पर जाना चाहिए। अपने इर्द गिर्द जो हमारे गवर्नेंस का निज़ाम है वो देखें कि उसमें कितनी छुपी हुई करप्शन है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट रूल्स जो हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, उसमें इतनी ज़्यादा करप्शन होती है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो अगर 1000 रुपये की चीज़ है तो सरकारी खातों में वो 2500 और 3000 की आती है। तो इंसान ये फिर सोचता है कि ये पैसे कहाँ जाते हैं, ये पैसे चंद जेबों में चले जाते हैं। इसी तरह जब आप अपने मनपसंद अफराद को मुख्तलिफ पोस्टों पे लगाया जाता है, चाहे वो हुकूमत के अंदर है हुकूमत के बाहर है, वो भी करप्शन का एक हिस्सा है। जब आपकी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, जब रेको दिक जैसे एक मामले में 3 जजों ने एक फैसला दिया कि जी आप ये मुआहदा रेको दिक का कैंसिल कर दें, जिसके नतीजे में 5-8 अरब डॉलर का हमें एक जुर्माना हुआ है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी यहाँ पे फुकदान है, कहतुल रजाल है कि इतने आला तरीन जज अदालत में 3 जजों ने बैठ के ये सोचा ही नहीं कि इस मुआहदे में आपकी बैन अक़वामी जिम्मेदारियाँ हैं और उसको आप बेयक जुम्बश कलम जो है ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये भी उसमें आता है। जो आप जब करप्शन की बात करते हैं या करप्शन इंडेक्स की, तो ये चीज़ें भी उसमें आती हैं। जो ब्रॉडशीट का मामला हुआ है कि एक जुम्बश कलम से उन्होंने ब्रॉडशीट का जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारे आला हुकाम ने वो ख़त्म कर दिया। तो बाबा ये हिस्सा, ये भी जो रूल ऑफ लॉ जो है ना, वो इस जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या जो भी ये परसेप्शन इंडेक्स सर्वेस हैं उसमें ये चीज़ भी आती है, रूल ऑफ लॉ। और अक़वाम मुत्तहिदा ने 19 कोई अशारिये मुकर्रर किए हुए हैं रूल ऑफ लॉ के, उसमें हमारी अदालतें, हमारी पुलिस, हमारी ब्यूरोक्रेसी, इन सब के वो जो इक़दामात होते हैं उनका वो जायज़ा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थे। अहम रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पाकिस्तानियों की जो इंतज़ार की घड़ियां हैं ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और आलमी वबा से बचाव के लिए वैक्सीन की पहली खेप हफ्ते को इस्लामाबाद पहुंचेगी और फिर वैक्सीनेशन का अमल पाकिस्तान में भी शुरू हो जाएगा। हाँ, सो इससे पहले कि हम आपको मजीद इसके बारे में बताएं, लोगों की परसेप्शन जो है ना, जैसे हम बात करते हैं, परसेप्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनके बारे में वो कितना इंथुजियास्टिक है पूरी दुनिया में। अगर हम बात करें ना हमजा, तो कल भी मैं इसके बारे में रिपोर्टिंग पढ़ रही थी तो पता चल रहा था कि यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के दरमियान भी ठन गई है, क्योंकि वो जो बेल्जियम से प्रोडक्शन है वैक्सीन की, उसके बारे में वो सब इस बारे में चाहते हैं कि पहले हमें मिले, और वो वहाँ पे वैक्सीन की प्रोडक्शन थोड़ी सी डिलेड है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि क्यों आप सारा कुछ जो है वो बरतानिया को पहले मिले, यूरोपियन यूनियन जो है उसमें जो ममालिक है उनको भी मिलना चाहिए। सो कौमें और मुल्क इतने इसके बारे में इंथुजियास्टिक हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या सूरत हाल है वो मेरा ख्याल है कि हम आपको सुना देते हैं कि लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते।
वैक्सीन अगर हम लगाएंगे तो कोविड वगैरह से महफूज रहेंगे। बूढ़े लोगों को पहले लगनी चाहिए वैक्सीन। वैक्सीन में फ़ायदे हैं तो फिर उस वैक्सीन को लगाने में मुझे कोई यानी इशू नहीं होगा। इंसानों की जानों को बचा सकती है तो आनी चाहिए। लगवानी तो चाहिए, जब हमारे मुफाद में अगर है तो लगवानी चाहिए। एक्स्ट्रा इफेक्ट्स नहीं है तो लाजम हम लगवा देंगे। ये अच्छी चीज़ है अगर आपके वैक्सीनेशन जो आ गई है पाकिस्तान में। डेफिनेटली रिजल्ट ओरिएंटेड होगी तो लगवाएंगे। बिल्कुल जी, अवामी राय क्या है वो आपने जानी, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो कल सर्वे एक सामने आया था 49% पाकिस्तानियों ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। फिर हमने जो है अपना सर्वे करवाया कि लोगों से बात करें लोग क्या कहते हैं। खैर, चेयरमैन कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप डॉक्टर महमूद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है कि कोरोना की पहली जो खेप है वो चाइना से आ रही है और चीन के वैक्सीन कि वहाँ पर कैसे नताइज आए जो चीनी वैक्सीन थी। पाकिस्तान में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, किन लोगों को पहले लगाई जाएगी? देखिए, नताइज तो तकरीबन तमाम वैक्सीन्स के अभी तक एक से ही आए हैं, जो क्योंकि हमारी एक्सेस तो नताइज की पब्लिकेशन तक होती है ना, तो पब्लिकेशन में जितनी 11-12 वैक्सीन्स रजिस्टर हो चुकी हैं और जिसमें अब तमाम दुनिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनियां ये वैक्सीन बना रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी सर उठा रही हैं, तो वो सब लोग उसमें कम्पीट करना चाहते हैं। और एक हमेशा से असूल रहा है कि जब कंपटीशन होता है तो कंज्यूमर को उसका फ़ायदा होता है कि इसकी कीमत भी कम हो जाएगी और शायद ये ऐसी वैक्सीन होगी जो हमें हर साल लगवानी पड़ेगी। सो ये वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अभी लोग बहुत सी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं जिनका जवाब किसी के पास भी नहीं है। और वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितनी प्रोटेक्शन देगी, कितने साल के लिए देगी। तो ये तो सवाल अभी बहुत समझिए कि इमेच्योर है, इसलिए कि जब वैक्सीन लगेंगी फिर उसके असरात आएंगे, फिर लोगों को पता लगना शुरू होगा कि ये कितनी देर के लिए लोगों को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी बात ये है कि वैक्सीन के लिए पूरा एक तरीक़ाकार बना लिया गया है कि वैक्सीन जब आएगी तो लाजमी बात है, हम वैक्सीन बनाने वाले मुल्कों में नहीं है तो हम उसकी सप्लाई की प्रायोरिटी में नंबर 1 तो कभी भी नहीं हो सकते थे। हमें जब ये वैक्सीन मिलेगी तो उसके मुताबिक फिर एक प्लान पूरा बना दिया गया है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी। और फ्रंट लाइन वर्कर्स जब मैं कहता हूँ वो सिर्फ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स नहीं है, तमाम वो लोग जो पब्लिक को डील करते हैं, तमाम वो लोग जिनका पब्लिक से रब्ता बहुत ज़्यादा होता है। उसमें फिर फर्दर प्रायोरिटीज़ की गई हैं क्योंकि आपके राब्ते की बुनियाद पर ही आपका रिस्क है। तो पहले ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रिस्क है हेल्थ वर्कर्स का, और हेल्थ वर्कर्स में डॉक्टर्स भी शामिल हैं, नर्सेज भी शामिल हैं, पैरामेडिक्स भी शामिल हैं, लैब वाले भी शामिल हैं। ना सिर्फ सरकारी अस्पतालों के बल्कि तमाम वो प्राइवेट अस्पताल जिन्होंने कोविड का इलाज किया पहली फेज़ में, 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग। और इसके लिए एक नहायत ही जामे मंसूबा तश्कील दे दिया गया है जिसमें सारा डेटा नादरा से कनेक्ट कर दिया गया है। उसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा जिस पे आप रजिस्टर होंगे, फिर आपको एक पिन नंबर आएगा, वो पिन नंबर जब आप कॉल करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। ये तमाम सेंटर्स वही इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के लिए सैकड़ों की तादाद में पूरे सूबे में मौजूद हैं। बिल्कुल सही, ये भी बताइए। ट्रेनिंग करवा दी गई है जी डॉक्टर साहब, जी उनकी ट्रेनिंग भी करवा दी गई है। और अब हम ऐसे जी डॉक्टर साहब, ये जो 5 लाख डोजेज आ रही हैं जो कि चीन की तरफ से तोहफतन हमें दी जा रही हैं, इसके बाद ये भी सुनने में आया कि प्राइवेट जो इंपोर्ट के लिए कहा गया था उसमें 5-6 महीने लग जाएंगे। तो ये जो डोज है ये कितने लोगों के लिए आपके ख्याल में काफ़ी होगी? और उसके बाद ये बताइएगा कि पाकिस्तान की तो एक बड़ी आबादी है, अगर इतनी बड़ी आबादी की वैक्सीनेशन के लिए जो प्लान है वो मुरतब कर लिया गया है, क्योंकि जो फिगर्स में अगर देखा जाए तो 160 मिलियन अफराद को तकरीबन जो है वो डोजेज अगर दी जाएँ तो उसका मतलब यह है कि रोज़ाना तकरीबन 1 मिलियन लोगों को ये वैक्सीन पहुंचना या लगना ज़रूरी है। और ये मुमकिन है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा सहूलियात हमारे पास मौजूद हैं? जी, सहूलियात का जहाँ तक ताल्लुक है तो इंटरेस्टिंगली और लकीली, क्योंकि हम इतनी बड़ी बड़ी वैक्सीनेशन कैंपेन्स चलाते रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है। दूसरे लेडी हेल्थ विजिटर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिक्स, ये एक बहुत बड़ी टीम आपके पास है जो आपके डिफरेंट जैसे डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब हैं और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ है, तो इनके तो तमाम वर्टिकल प्रोग्राम्स में स्टाफ ऑलरेडी मौजूद है। जैसे आप टीबी की वैक्सीनेशन करते हैं, आप पोलियो की मुहिम चलाते हैं, मीजल्स की मुहिम चलाते हैं। गो के उसमें बहुत सी खामियां भी होती हैं, उसमें कोताहियां भी होती हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट्स ना कभी हुई और उसी की हम सज़ा भी भुगत रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है वो सारा मौजूद है और ये कैपेसिटी बिल्कुल है कि कम से कम पंजाब की हद तक ये कैपेसिटी बिल्कुल है कि रिमोट एरियाज़ में भी पहुंचकर ये वैक्सीनेशन की जा सकती है।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा, एक सर्वे सामने आया था जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, 49% पाकिस्तानी कहते हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उनको कायल करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या जिस तरह बाकी ममालिक में भी हुआ, हमें कुछ ऐसे लोग सामने लाने होंगे जो उनको दिखाए जाएं कि जी इनको वैक्सीन लगाई गई, बड़े लोग अगर पहले लगवा लें तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा कि इन्होंने वैक्सीन लगवाई है, इनको कुछ नहीं हुआ। जी, हमारा इरादा ये है कि बड़े और छोटे लोगों के चक्कर में हम ना पड़ें, क्योंकि उसके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं और उसके ये असरात भी लोगों के ऊपर हो सकते हैं कि देखें जिनको चाहते हैं उनको लगा लेते हैं, मेरी क्या अहमियत है। तो हम फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाएंगे, इनके इंटरव्यूज़ भी आएंगे, अगले हफ्ते से हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी शुरू करेंगे, क्योंकि हम ये इसलिए शुरू नहीं कर रहे थे कि ये बड़ी एक गैर मंतकी सी बात होती कि हम एक कैंपेन शुरू कर देते और उसके बाद हम लोगों को बताते कि हमारे पास वैक्सीन तो अभी है नहीं। तो हमने ये प्लान किया था कि जो ही वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो गई, ठीक है, तो उसके साथ ही हम, क्योंकि अगर ये सैटरडे को पहली वैक्सीन की खेप पहुंचेगी, फिर ये तमाम प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट होगी और ये एक बड़ा थोड़ा डोज बन जाएगा। तो इस वक्त अगर मैं कैंपेन शुरू कर दूं तो वो एक बड़ी ही अजीब बात होगी कि मैं लोगों को पैगाम दूं कि वैक्सीन लगवाएं, लेकिन साथ ही ये पैगाम दूं कि मेरे पास वैक्सीन तो नहीं मौजूद नहीं है। तो वैक्सीन की स्टेज तब आती है जब आप फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के बाद आम पब्लिक को वैक्सीन लगाना शुरू करते हैं, और हर कैंपेन में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम उसको प्रॉपर टाइम पे करेंगे, हमारी मुकम्मल तैयारी है। बिल्कुल सही। आपको ये अंदाज, आप जो मैंने पहले भी ये बात पूछी थी, आपके हाल में जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है कि 5 से 6 महीने लग जाएंगे अगर प्राइवेट सेक्टर भी इंपोर्ट करता है, और बाकी जो WHO की 20% हमें मिलनी है वैक्सीन, उसमें भी अभी टाइम है, क्योंकि अभी तो जो वहाँ पे प्रोसीजर और मैकेनिज्म ही उस तरह से मुकम्मल नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को कब तक एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये वैक्सीन जो है पाकिस्तान में अवेलेबल होगी? और दूसरी बात सर, ये जो वैक्सीन आ रही है, जैसे WHO ने फाइजर की वैक्सीन के लिए तो UK को दे दी थी वार्निंग कि आपकी डोजेस के दरमियान फर्क ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसकी भी कोई एक डोज के बाद दूसरी डोज भी लगनी है, इसके बारे में वजाहत फरमा दीजिएगा। देखिए, असल बात यह है कि जितनी भी वैक्सीन आएंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है जो हमें पब्लिक प्रेशर जेनरेट करना चाहिए हुकूमतों पर कि आखिर पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो तरक्की कर लेता है, पाकिस्तान बाकी सारी चीज़ों में तो तरक्की कर लेता है, तो हम एक वैक्सीन बनाने का फैसिलिटी क्यों शुरू नहीं कर सकते, जबकि वैक्सीन बनाना कोई बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड काम भी नहीं है। आपको दुनिया से अब साइंटिस्ट भी मिल जाते हैं, इक्विपमेंट भी मिल जाता है, अब एक्सेस टू नॉलेज एंड एक्सेस टू प्रोफेशनल्स तो इस दौर में प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। सो मेरे ख्याल में तो ये हमें एक बहुत बड़ा झटका है, और जिस तरह कोविड के तनाजुर में लोगों ने अपने फेस मास्क बनाने शुरू किए, वेंटिलेटर्स बनाने शुरू किए, तो हमारे बड़े सनती ग्रुप्स को भी अब मैदान में आना चाहिए और हुकूमत को भी मैदान में आना चाहिए। हम शायद वैक्सीन के बड़े इम्पोर्टर्स में हैं दुनिया में, हम वैक्सीन टाइफाइड की भी खरीदते हैं, हम वैक्सीन पोलियो की भी खरीदते हैं, हम मीजल्स की भी खरीदते हैं, हेपेटाइटिस की भी खरीदते हैं। तो मेरे नज़दीक तो ये बहुत शर्म की बात है कि हम ये वैक्सीन खुद नहीं बनाते। जहाँ तक ताल्लुक है वैक्सीनेशन के स्केड्यूल का, तो उसमें हमेशा ये अंदेशा होता है कि अगर उसका सेकेंड डोज लगना है तो उसको 6 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद एक स्पेसिफिक टाइम होता है, क्योंकि आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और उसके बाद उनको दोबारा आपको स्टिमुलेट करना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा मिकदार में हो। तो ये मैन्युफैक्चरर की अपनी रिकमेंडेशंस होती हैं, और ये फेडरल गवर्नमेंट को चाइनीज़ हुकूमत कम्युनिकेट करेगी और वो हम उसके मुताबिक। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सो मच। डॉक्टर साहब ने बड़ी बात की। वाकई इंडिया ने जो हम ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका है उसका लाइसेंस हासिल किया और उसे लोकली मैन्युफैक्चर किया। सो हमें भी इन लाइंस पे सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। खैर अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और एक और खबर जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये खबर भी वो है जिसको हर पाकिस्तानी बड़े जिसे कहते हैं पूरे दिल से सुनता है, इसलिए कि इससे मसले जुड़े हैं हम सबके। और मसला है बल्दियाती इंतखाबात का, जिसके ना कराने पर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़ी। बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल देने के लिए इलेक्शन कमीशन को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी, और अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात ना कराने के मामले पर अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को फौरी तलब किया। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज ईसा ने आर्टिकल 6 का हवाला भी दिया। और हमजा, आपको मालूम है कि ये जो जब ख़त्म की गई ये बल्दियाती इदारे, इसके तहत यूनियन काउंसिल्स भी थी। मैं पिछले दिनों एक एडिटोरियल पढ़ रही थी, उसके मुताबिक
उस जब यूनियन काउंसिल्स को भी खत्म हुई ना, तो ये जो सालिसी काउंसिल्स है ना डिवोर्स के केसेस की, बहुत सारे वहाँ पे ये भी मेंशन था कि हो सकता है कि डिवोर्स के जो केसेस बढ़े, उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी हुआ ना कि पहले वो यूनियन काउंसिल में जाना होता है। हाँ, तो वहाँ पर उन दोनों फैमिलीज को बुलाया जाता है। और उसके बुलाने के बाद उनको टाइम दिया जाता है। उस टाइम में हो सकता है कि रिकंसिलिएशन के कोई चांसेस हो। और हमने देखा कि सर्च किए हैं डिवोर्स के वाकयात भी इन्हीं दिनों में 700% से ऊपर। हाँ, सो ये तो एक इनडायरेक्ट सा ताल्लुक जो कि, या डायरेक्ट ताल्लुक जो कि हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कि अवामी मामलात के साथ और मफाद के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पर के लोग मुतासिर हो रहे हैं। सो अदालत ने कहा कि आइन पर अमल दरामद में रुकावट डालने वाले संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। और अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुकालमा करते हुए कहा, आप इलेक्शन नहीं करा सकते, मुस्ताफी हो जाए, आप आइन नहीं किसी और के ताबे लगते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से कहा गया कि लगता है जमहूरियत अब तरजीह ही नहीं रही किसी की, बल्दियाती इंतखाबात ना कराकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जस्टिस फाइज ईसा ने खैबर पख्तूनख्वा को केपी कहने पर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को झाड़ पिलाते हुए कहा कि आप आईनी ओहदेदार हैं, सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा क्यों नहीं लेते, सूबे के अवाम में नफरतें ना फैलाएं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल तलब करते हुए हिदायत की कि पेशरफ्त रिपोर्ट आइंदा 4 फरवरी को जमा कराई जाए। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड दानिश्वर सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया है। फरमाइएगा सर कि ये अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। इलेक्शन कमीशन इस हुक्म पर अमल कर पाएगा? ये जो टाइम है ये काफ़ी है उनके लिए कि वो इसके बारे में कोई प्लान ऑफ एक्शन मुरतब कर सकें? देखिए, बदकिस्मती पाकिस्तान में ये है कि जमहूरियत की बुनियादी नर्सरियां जो हैं, यानी जिसको आप लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ये मफलूज है, कमज़ोर है और इस वक्त एब्सेंस में है। यानी चारों सूबों में इस वक्त लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में जो बुनियादी इंस्टीट्यूशन है उनका ना होना, यही वजह है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो अपना अदालत ने कहा है इलेक्शन कमीशन से, पिछले दिनों तमाम सूबाई हुकूमतों के लोकल गवर्नमेंट के जो वजीर हैं उनको तलब किया गया था, उनसे शेड्यूल मांगा गया था लोकल गवर्नमेंट का। तो खैबर पख्तूनख्वा ने और पंजाब ने 13 सितंबर की डेट दी है और कहा है कि हम 13 सितंबर से पहले इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है। और वो बुनियाद बनाते हैं कोविड के कॉन्टेक्स्ट में जो उसके बाद की सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब देखना ये है, आपको ये भी याद होगा फरा के 2015 के जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत की बुनियाद पे हुए थे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया उसकी रोशनी में फिर सूबाई हुकूमतों ने इंतखाबात करवाए थे। सूबाई हुकूमतों ने अपनी मर्जी से इंतखाबात नहीं करवाए थे। और अभी भी लग ये रहा है कि मसला जो है शायद सूबाई हुकूमतें अपनी सतह पे हल ना कर सके और अदालत ही को उसके अंदर कोई फैसला सुनाना पड़े, तब जाकर ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे। हालांकि आपको मालूम है फरा के जो आर्टिकल 140A है, 140A 73 के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बड़े गारंटी देता है कि तमाम सूबाई हुकूमतें पाबंद हैं इस बात की कि वो अपने अपने सूबे में ना सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाएंगी बल्कि वहां इक्तदार जो है ब्यूरोक्रेसी के मुकाबले में अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को देंगी। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस आर्टिकल 140A का, वो ये है कि तमाम सूबाई हुकूमतें पाबंद है कि वो सियासी, इंतजामी और माली बुनियादों पर इख्तियारात जो है वो नीचे लोकल गवर्नमेंट को देकर इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। और एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो इंश्योर करता है कि इसमें औरतों की, किसानों की, मजदूरों की, अकलियतों की और नौजवानों की जो नुमाइंदगी है उसको ज्यादा मौसर और इफेक्टिव बनाया जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी सारी सियासी जमातें जो जमहूरियत के बड़े बड़े दावे करती हैं और रोजाना की बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद की बात करती हैं, लेकिन अपने अपने सूबे में कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद करने के लिए सलमान आबिद साहब, वजह क्या है? क्या हुकूमतें पॉपुलर नहीं रही हैं अपने सूबों के अंदर? वो करवाना इसलिए नहीं चाह रही कि शायद उसमें जाएंगे तो मसला पड़ जाएगा कि हम पॉपुलर तो हैं नहीं और हमें शायद हमारे नुमाइंदे भी आगे नहीं आएंगे, फिर उनको फंड्स भी देने पड़ेंगे और अगले इलेक्शन के लिए दूसरी पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी। बल्कि ये सवाल था मुअज़्ज़ज़ जज का, उन्होंने कहा कि अगर आप मकबूल हैं तो इलेक्शन करवा क्यों नहीं देते, आप क्यों नहीं करवाते हैं ये बल्दियाती इंतखाबात? देखिए, मसला मकबूलियत का नहीं है, मसला हमारी उस पॉलिटिकल अप्रोच का है कि हम अभी तक एक सेंट्रलाइज्ड बेस सिस्टम चलाना चाहते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात अपने पास रखना चाहते हैं।
MNAs, MPs जो है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम स्ट्रांग हो और ये जो डेवलपमेंट फंड्स के जो बड़े बड़े मसाइल हैं ये निचली सतह पे जाकर लोकल काउंसलर और वहां के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन तक जाए। तो मैं भी समझता हूं कि बुनियादी तौर पे हमने 18वीं तरमीम जो 2010 में की थी उसमें कहा था कि वफाक सूबों को इख्तियार देगा और सूबे फिर डिस्ट्रिक्ट को इख्तियार देंगे और फिर आगे तहसील को जाएंगे और फिर यूनियन काउंसिल में जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि वफाक ने तो अपने इख्तियार दिए सूबों को, आगे से सूबे अपने इख्तियार देना नहीं चाहता। तो मैं ये समझता हूं कि आज भी लोकल गवर्नमेंट में ना होने की जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हमारा प्रोविंशियल एटीट्यूड है, जो सेंट्रलाइज्ड बेस्ड सिस्टम लाके सारे इख्तियार सूबे के अंदर रखता है। और यही वजह है कि आप देखिए कि मिसाल के तौर पे पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट है ना, तो आपको डेवलपमेंट सिर्फ 5-10 डिस्ट्रिक्ट में नजर आएगी, बाकी डिस्ट्रिक्ट में पैसा जा ही नहीं रहा, जिसकी वजह से वहां डिस्पैरिटीज पैदा हो रही है, जिसकी वजह से वहां डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि अदालतों को खुद एक बड़ा फैसला करना होगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बाउंड करना होगा डेट वाइज कि वो इस डेट तक ये इलेक्शन करवाएं, वगरना सूबाई हुकूमतें इलेक्शन कराने के बारे में ज्यादा संजीदा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन आप ये भी फरमा दीजिएगा, वज़ीर आज़म ने कहा, ऐलान भी किया, उन्होंने कहा कि 50-50 लाख रुपया जो है वो अगले साल दिया जाएगा डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे। लोकल गवर्नमेंट जो है मौजूद नहीं है। अब आपके ख्याल में अगर ये प्रेशर आता भी है कि लोकल इलेक्शंस जो है वो करवाए जाएं, तो सूबाई हुकूमतें किस दर्जे इसमें विलिंग होंगी और कितना वो इस अमल को जो है सहूलत के साथ बना सकेंगी? या आपको लगता है कि रखना अंदाजी का ये सिलसिला जो है चलेगा? आपको होते दिखाई देते हैं, आप देख पा रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे, बल्दियाती इंतखाबात हो पाएंगे? जी, मुझे लगता है कि इस साल 2021 में आपको किसी ना किसी शक्ल में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन लाजमी कराने पड़ेंगे, एक बात। और मैं ये इलेक्शन होते हुए भी देख रहा हूं, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इलेक्शन कराने के बाद क्या आप उन लोगों को इख्तियार देंगे, इंतजामी और माली इख्तियार, वो मुझे वहां पे क्वेश्चन मार्क है। और ये MPs, MNAs चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इख्तियार उन्हीं के पास रहे। तो मसला सिर्फ इलेक्शन कराना नहीं है, बल्कि इलेक्शन करा के उनको पावर्स भी शेयर करनी है ना, फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देंगे तो ये नीचे ज्यादा बेहतर तरीके से इफेक्टिव फंक्शनिंग कर सकेंगे ना। अगर आपने कॉस्मेटिक्स के तरीके से इदारे बनाने हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर आपके इदारे चलाने हैं तो उनको उसी तरीके से चलाएं जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स के जुमरे में आते हैं, और आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के जुमरे में लाके इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट लाएं। जो पूरी दुनिया की बहस है कि गवर्नेंस का सिस्टम उसी सूरत में ठीक हो सकता है जब आप एक स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव, इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट को इंश्योर करें अपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में। बिल्कुल ठीक है सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे एक बड़ा ही अहम मामला, ये मामला पाकिस्तान में उठ रहा है बार बार, लेकिन जो वाकयात हैं वो नहीं रुक रहे हैं, वो बार बार हमारे सामने आ रहे हैं। 51 की 3 दहाइयों की तन्हाई तो खत्म हो गई, मगर हमारी बेहिसी और संगदिली की कहानी उसी तरीके से जारी है, एक के बाद एक के बाद एक। कल मैं पढ़ रही थी और फिर मैंने कहा कि हमें इस बारे में ज़रूर इसको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि 51 की भी उस वक्त सुनी गई थी बेचारे की जब उसको इंटरनेशनली लोगों ने टेकअप किया था, एक NGO इन्वॉल्व हुई थी और उसमें फिर जो है बहुत सारा काम वो हमने देखा कि वो बहरहाल उसे मुल्क से जाना पड़ा। और उसके बाद हम बड़े खुश होते रहे कि उसको वहाँ पे साथी भी मिल गया है और वो वहाँ पे खुश भी है और खेल भी है। लेकिन ये हालत ज़ार है इस वक्त इस हथनी की, जो कि कराची के सफारी पार्क में गुज़श्ता 16 बरसों से मुक़य्यद है। इसको मलिका कहते हैं और इसके पाँव में सख्त इन्फेक्शन है, क्योंकि बड़ी जंजीरों से इसका पाँव जो है वो बांधे रखते हैं। अगर आपने भी देखा हो चिड़ियाघर जाके तो हाथी को हमेशा पाँव से बांधते हैं, तो वो मुसलसल वहाँ से बंधे रहने की वजह से अब वहाँ पे ज़ख्म बन गया है और इन्फेक्शन हो गया, वो पाँव भी नहीं रख सकती और ज़ाहिर है बेचैन है बहुत ज़्यादा। सो ये हमें ये मालूम है हमजा कि अल्लाह ताला जो है ना वो मजलूमों की और बेज़ुबानों की फरियाद और आवाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा सुनता है, जो हमें शायद सुनाई नहीं देती या दिखाई नहीं देती। तो हमें दिन के 15 घंटे 15 घंटे दिन के जो है वो जंजीरों में जकड़े रहते हैं इसके पाँव, और मलका इलाज की इस वक्त मुंतज़िर है। मुनासिब देखभाल नहीं हुई जिसकी वजह से उसके पाँव की बीमारी खतरनाक हद तक बढ़ सकती है और अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है।
सो सफारी पार्क इंतज़ामिया ने इसका इलाज अगर जल्दी शुरू नहीं करवाया तो ये इन्फेक्शन फैल सकता है, इसकी वजह से मसले जो हैं वो बढ़ सकते हैं। पार्क हुकाम का मौक़िफ़ है कि सिर्फ सर्द मौसम की वजह से हथनी के पाँव ज़ख्मी हुए और बड़ा मसला नहीं है। मलिका एंड सोनू नामी हाथी जो हैं ये कराची सफारी पार्क की शान समझे जाते हैं। दोनों अफ्रीकी हाथी जो हैं सफारी पार्क में पिछले 16 साल से मौजूद हैं। सो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ WWF की तर्जुमान एंड डायरेक्टर मौजूद हैं हुमैरा आयशा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग हुमैरा आयशा। फरमाइएगा कि ये जो हमने आपके सामने अभी शेयर की है सूरत हाल, इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि सफारी पार्क हुकाम का मौक़िफ़ ठीक है कि सिर्फ सर्द मौसम की वजह से थोड़ा बहुत ज़ख्म है, ये ठीक हो जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके शो का कि आपने इस इशू को हाईलाइट किया। और ये चूँकि अब रिपीटेड बहुत एक अच्छी एग्जांपल भी है कि हमारा मीडिया जो है वो इस एक परसिस्टेंट इशू जो है वो ज़ू के अंदर एनिमल के वेलफेयर इश्यूज़ को जो है उसको ना सिर्फ उजागर करने की कोशिश कर रहा है बल्कि उसको जो कंडीशंस को इम्प्रूव करने को भी जो है ना वो उनकी एफर्ट्स को पुश कर रहा है। तो इसके लिए आपका चैनल भी इक्वली मुबारकबाद का मुस्तहिक है। तो आपने बड़ा सही मेंशन किया ऑलरेडी कि जो एलिफेंट्स जो है ना अगेन ये हाथी जो हैं चूँकि लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं तो इनका जो है ये लार्ज और ये कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम होता है और कैप्टिविटी में इनकी देखरेख और इनकी कैप्टिव जो मैनेजमेंट है वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो पाँव की जो कंडीशन है ख़ास तौर पर जो आप जिक्र कर रहे थे वो एलिफेंट्स के अंदर जो अमवात हैं ख़ास तौर पे कैप्टिविटी के अंदर उसकी एक बुनियादी जो रीज़न समझी जाती है क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो इंजरीज़ को ज़्यादा रिस्क उनका बढ़ जाता है जब आप उन्हें एक ही जगह पर बांध कर एक लंबी अरसे तक रखते हैं या एक कन्फाइंड कंडीशन के अंदर रखते हैं। ख़ास तौर पे जो फूड डिजीज़ आप मेंशन कर रहे हैं वो उसका जो है वो रीज़न बन सकती है। फिर दूसरा ये है कि एलिफेंट्स जैसे मैंने कहा कि ये सोशल इनका सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है तो सिर्फ एक छोटी सी कन्फाइनमेंट में फूड के साथ शायद वो गुजारा नहीं कर सकते। आपको उनको गुड इन्वायरमेंट और गुड कंडीशन देना ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ फिर वो साइकोलॉजिकली भी सफ़र करते हैं बहुत सारे वेज़ में और जो कि उनकी सिकनेस को मज़ीद बढ़ाने को कंट्रीब्यूट कर सकती है। और अभी आपने कावन की मिसाल दी जो कि इसी वजह से और सिमिलर इश्यूज़ की वजह से ये मसला जो है ना वो हाईलाइट जो है वो किया जा चुका था पास्ट के अंदर भी। तो एज एन इदारा WWF जो है हम बहुत अरसे से इस इशू को जो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अपना काम जो है वो फोकस करता है कि हम किस तरह से कुदरती माहौल के अंदर जो है वो जानवरों की अफजाइश पे काम करें, लेकिन जो ज़ूज़ हैं अगर वो बेहतर तरीके से अपना किरदार अदा करें तो ज़ूज़ आपको भी पता है कि वो जो माहौलियाती तालीम है, जो वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी से मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ की जो कोशिशें हैं उनके बारे में शऊर उजागर करने के लिए बहुत अहम हो सकती है। और बहुत सारे केसेस में ये जो कैप्टिव ब्रीडिंग है कंजर्वेशन पर्पस के लिए उसको भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है उमैर साहबा, ये कहिएगा कि ज़ू इंतज़ामिया की बात कर ली जाए तो वो तो ये समझते हैं कि ये लोग तो बाहर बैठे हैं, इनको क्या इल्म है, हर वक्त हम यहाँ पर मौजूद होते हैं, हमें इनसे बहुत ज़्यादा पता है। आपको क्या लगता है ट्रेनिंग का फुकदान है या बेहिसी इतनी बढ़ चुकी है? हम हिरनों का मामला देखते हैं, कावन की मिसाल हमारे पास मौजूद है, शेर और शेरनी की मिसाल हमारे पास मौजूद है। तो ज़ू इंतज़ामिया तो ये समझती है कि आप लोगों को तो इल्म ही नहीं है इस चीज़ का, हमें पता है कि कितनी मुश्किलात हैं और हम कैसे करते हैं। जो बात उन्होंने मुश्किलात के हवाले से की है गालिबन वो बात ठीक है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है ना आपके पास कोई ज़ू से मुतालिक पॉलिसी नहीं है। मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो है वो जो ख़ासतौर पे जिन सूबों में पब्लिक जो चिड़ियाघर हैं तो वो मुख्तलिफ इदारों के अंदर काम करते हैं। पंजाब के जो चिड़ियाघर हैं वो पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट मैनेज करता है। KPK का भी जो चिड़ियाघर पेशावर ज़ू है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंदर है। कराची के जो चिड़ियाघर हैं ये सिटी जो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ये इसके अंडर आते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए एक्सपर्टीज़ और कैपेसिटी के ज़ुमरे में। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं बात करना चाह रही थी पहले भी कि देखिए पाकिस्तान के अंदर आज भी जो चीज़ हम लैक करते हैं वो है हमारे पास एक ज़ू पॉलिसी का होना या ज़ू से मुतालिक लेजिस्लेशन का होना। अगर हमारे पास एक हार्मोनाइज्ड लेजिस्लेशन है तो एटलीस्ट हमारे जो सूबाई सतह के ऊपर जो है ज़ू से मुतालिका जो कवायद हैं, ज़ू से मुतालिका जो रूल्स हैं कि एनिमल की जो हाउसिंग की क्या तरीके होने चाहिए, कुछ बड़े खुशाइंद इक़दामात भी रिसेंटली लिए गए हैं कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए एलिफेंट्स को लाने से मुतालिक। लेकिन
उससे बेहतर ये एक हमारे जो उससे अहम स्टेप ये है कि जो हमारे पास है उसको हम कैसे बेहतर और इम्प्रूव कर सकें। जैसे मिसाल के तौर पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड एक्वेरियम एसोसिएशन फॉर जूज एंड एक्वेरियम, जिसका कि एक कोड ऑफ जो है वो एथिक्स एंड एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स हैं जिसको कि डेफिनेटली फॉलो किया जाना चाहिए। फिर हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, हमारे पास बहुत कम वसाइल होते हैं, हमारे पास बहुत कम ट्रेंड स्टाफ होता है जो कि एनिमल बिहेवियर और स्पेसिफिक एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी केयर के मुतालिक जो है वो मालूमात रखता है। और ये एक जो है ये हार्मोनाइज मसला है पूरे पाकिस्तान के ऊपर। तो जब तक हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तो इस तरह के मसाइल जो है और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ये आते रहेंगे और इन्हीं मसाइल्स को जो है ना हल करने के लिए हमें मिलकर इसको जो है अपनी एफर्ट्स को हाईलाइट करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैनेजर कंजर्वेशन WWF उमैर आयशा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी। तो हमें इस मामले में सेंसिटिविटी से काम लेना है, लेकिन ये तो जानवर हैं जो कि कैद में होते हैं और उनके बारे में हम इतने लाइल में बेखबर होते हैं। कहीं आप इंसानों की जेलों में चले जाएं और वहाँ पर हालात देखें तो वो देखकर तो शायद हम भूल ही जाएं बाकी मसाइल जो हैं वो क्या होते हैं। हम उनके बारे में क्या सोचेंगे, हम इंसानों के बारे में नहीं सोच रहे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। एक रोशनियों के शहर में चलते हैं जहां मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और जुर्म के अंधेरे जो हैं वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। निहत्ते शहरी बेरहम डाकुओं के रहमो करम पर हैं, जबकि पुलिस हुकाम गफलत की चादर ओढ़े सोए हुए हैं। हम क्या बात करें, जराइम इतने बढ़ जाते हैं, फिर रिपोर्ट्स तो सामने आती हैं। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, एक ऐसा शहर जिसे बार बार हम कहते हैं ना अरूसुल बिलाद, रोशनियों का शहर, एक ऐसा शहर जो कि गरीब परवर है, एक ऐसा शहर जहाँ पे पूरे पाकिस्तान की हर, जिसे कहना चाहिए सूबे का, हर इलाके का, हर जबान बोलने वाला, हर सकाफत से ताल्लुक रखने वाला शख्स मौजूद है और आपस में बड़े मिलजुल के रहते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर ये हाल हो तो बदअमनी की वजह से वहाँ की ना सिर्फ मईशत बल्कि मुआशरत पर भी बड़े बुरे असरात होते हैं। सो इस बारे से हमने बातचीत करनी है। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं फयाज यूनुस साहब, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फयाज यूनुस साहब, हमारे पास तो फैक्ट्स फिगर्स जो हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं। आप बताइएगा कि इस महीने में क्या सूरत हाल रही लॉ एंड ऑर्डर की, और उसके साथ साथ स्ट्रीट क्राइम्स की अगर हम बात करें तो ये अचानक उसमें इजाफा देखा जा रहा है और उसकी क्या वजूहात हैं? क्या पुलिस नाकाम है ऐसे लोगों को पकड़ने में जो कि गिरोह बनकर तो कराची में धंधराते फिर रहे हैं और जराइम कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल फरा, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में अगर हम बात करें रवा साल तो इजाफा हुआ है। पुलिस अफसरान कहते हैं कि जैसे ही कराची में कोई बड़ा इवेंट होता है, क्रिकेट मैच होते हैं, तो उस दौरान तमाम तर जो नफरी है वो मैचेस के लिए लगा दी जाती है, जिसके बाद जब इलाके खाली होते हैं, अगर हम बात करें तो 5000 के करीब जो है पुलिस एहलकार जो है नेशनल स्टेडियम के अतराफ में तैनात है, जिसकी वजह से जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं उसमें इजाफा हो गया। अगर हम बात करें रवा माह के 28 दिनों के दौरान तो 2800 के करीब जो शहरी हैं अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हो चुके हैं। कई मकामात पर उनसे मोटरसाइकिलें छीनी की गई, कई चोरी हो गई। अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन की तो 1500 से ज़ायद जो है शिकायतें पुलिस को मौसूल हुई हैं मोबाइल फ़ोन चोरी और छीनने की। तो कराची में इस वक्त स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। 45 के करीब अफराद जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है डकैती मजामत पर जख्मी हुए, जबकि 7 के करीब जो है अफराद अपनी जान की बाजी हार गए, जिनमें 2 ताजिर भी जो शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी ज़्यादा ताजिरों ने एहतजाज किया था। उन्होंने पुलिस के आला अफसरान को कहा था कि फौरी तौर पर जो कत्ल में मुलविस मुल्जिमान है उनको गिरफ्तार करें। पुलिस का कहना है कि कोशिश की जा रही है, मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करेंगे, लेकिन पुलिस अफसरान का ये कहना है कि जितने भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं ये ज़्यादातर रिपीट क्रिमिनल्स हैं, इन्हें हम गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब हम इन्हें अदालत पेश करते हैं तो बहुत जल्द इनकी जमानत हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोबारा आने के बाद जराइम की दुनिया में कदम रखते हैं। तो फयाज ये जब दोबारा आ जाते हैं, बात करें जो इन पर कोई चेक नहीं रखा जा रहा होता कि जी कि ये तो बार बार जो है ये जुर्म कर रहे हैं, तो उन पे पुलिस का काम नहीं है कि चेक भी रखे उनके ऊपर कि ये अब क्या कर रहे हैं, कैसी उनके ऊपर कार्रवाई करना तो फिर बहुत आसान है कि पता है कि ये लोग हैं और इनका रिकॉर्ड कोई मुरतब नहीं होता और इनके जामिन जो है जमानत का मतलब ही ये है कि अगर वो शख्स दोबारा से उस तरह के ऑफेंस में मुलविस होगा तो वो शख्स जिम्मेदार है जिसने उसकी जमानत दी हुई है। तो तफ्तीशी अफसरों का रवैया रुझान बदलने की जरूरत नहीं है।
देखिए, अब पुलिस, हमारी कराची पुलिस चीफ से भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अब पुलिस की जो है तरजीह काफ़ी ज़्यादा तब्दील कर दी गई है। पहले इससे पहले हम देखते थे कि जितने भी लोग जमानत पर आते थे वो जमानत पर आने के बाद रूपोश होते थे, लेकिन अब पुलिस ने एक नई मुहिम चलाई है जिसका नाम है रिपीट क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी। उसमें एक डेटा पूरे 7 जोन से जमा किया गया, जिसके बाद तमाम तर SSPs को टास्क दिया गया है कि खसूसी टीम तश्कील दी जाए, जितने भी मंशियात फरोज के साथ जो रिपीट क्रिमिनल्स हैं इनको गिरफ्तार करके इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, जबकि इनको गिरफ्तार करने के बाद जो तफ्तीशी अफसर हैं वो भी सब इंस्पेक्टर लेवल का तैनात किया जाए ताकि वो ठोस शवाहिद पेश कर सके और जब अदालत में इनको पेश किया जाए तो उनके साथ जितनी भी CCTV फुटेज जिसमें ये मुल्जिमान वाज़ेह तौर पर दिखते हैं उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ इनको पेश करे ताकि इनको जो है सख्त सजा मिल सके। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करती है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। रवां साल के शुरू होते ही पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अगर हम बात करें गुज़िश्ता साल जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं वो थोड़ी सी थमी थी क्योंकि पुलिस काफ़ी ज़्यादा मुतारिक थी। अभी हम देख रहे हैं कि जो पुलिस की तरजीह है वो बड़ी तकरीबकारी की जो वाक़यात हैं उनको नाकाम बनाने की। गुज़िश्ता रोज़ भी जो पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जो है कलदम तंजीम के 5 दहशतगर्दों को कराची के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया। अगर हम बात करें साल 2020 की तो उसके दौरान जो है पुलिस को 21,000 के करीब मोबाइल फोन छीनने की शिकायत हुई थी, जबकि मोटरसाइकिल की 35,000 के करीब हुई थी। पुलिस का कहना है कि जब तक मोटरसाइकिल में ट्रैकर नहीं लगेगा ये वारदातों में ठीक है। कभी नहीं आ फयाज, सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें इत्तेहाल है कराची में क्राइम की उस हवाले से आगाह कर रहे थे। फराह, मामला ये है कि इसके ऊपर कोई ऐसा रिजाइन नहीं आएगा या कोई छुट्टी पर नहीं जाएगा कि जी कि मेरे इलाके के अंदर इतनी ज्यादा वारदातें हो रही हैं तो मैं काम नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे ये मेरे छुट्टी पे भेज दिया, मेरे छुट्टी पे भेज दिया जाए। इस पे इज्तिमाई तौर पे कोई इस्तीफे जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन दिए जाने चाहिए, इसलिए कि हमसा एक टाइम था जब कराची में लोग ना मोबाइल लेके घूमने में बड़ा डर खौफ दो मोबाइल लेके हर बंदे के पास होते थे, एक बाहर फिरने के लिए और एक घर रखने के लिए अच्छा मोबाइल। लेकिन फिर वो दौर बदला, हमने देखा अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। सो ये तशवीशनाक है, स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा अगर हो रहा है तो ये यकीनी तौर पर इसकी जिम्मेदारी पुलिस की है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ट्रैफिक वार्डन्स के लिए सज़ा और जज़ा का निज़ाम तैयार कर लिया गया है। कारकर्दगी जांचने के लिए पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है और ये क्रेडिट जाता है CTO लाहौर को। बिल्कुल सही। और पॉइंट सिस्टम की अगर हम बात कर ले जाएं तो उस पर कारकर्दगी को जांचते हुए हर माह इनामात दिए जाएंगे। शहरियों की मदद, फर्शनासी, जिम्मेदारी और टर्न आउट, ये हैं वो तमाम एरियाज जिस पे पॉइंट्स मिलेंगे। नारवा सलूक, गैर हाजिरी, प्राइज में अदम दिलचस्पी पर पॉइंट्स कम होंगे। अच्छी शोहरत, फर्शनासी, बेहतर टर्न आउट पर 5-5 पॉइंट्स मिलेंगे। बिल्कुल और कटेंगे किस पे भला हमसे? प्राइज में जिम्मेदारी पर भी जो है ना वो 5 और ओवरऑल कंडक्ट पर भी 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और कटेंगे किन बातों पर कि जी आप अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे, आप छुट्टी कर रहे हैं, फिर आप 4 छुट्टियां कर रहे हैं तो उस पर कितने पॉइंट होंगे, फिर आपको इस ग्रेडिंग से निकाल भी दिया जाएगा। गुमशुदा अशिया की जो वापसी पर है 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये पॉइंट सिस्टम जो मुतारिफ करवाया जा रहा है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इससे क्या फ़ायदा हमें हो सकता है? हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड सैयद हम्माद साहब CTO लाहौर मौजूद हैं। CTO साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियोज़ आए। ये जो पॉइंट सिस्टम है ये क्यों नाफिज किया जा रहा है और इसका फ़ायदा हमें क्या होगा? नाफिज इसलिए किया जा रहा है जी, किसी भी इदारे में या किसी भी माशरे की हम मिसाल ले लें कि जब तक सज़ा और जज़ा का, जिस तरह आपने बात की, सही निज़ाम नहीं होगा, और ये बेसिकली इट्स अ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, एक परफॉर्मेंस अप्रेजल मैकेनिज़्म है जो कॉरपोरेट सेक्टर में आप उसको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं, KPIs। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि बड़ी टफ़ चैलेंजेस हैं हमारे, बड़ी मुश्किल हालात में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं ट्रैफिक वार्डन्स। तो ऑलरेडी हम लोग उनको IG ऑफिस से हमें मिलता है, कैश रिवॉर्ड भी आता है, वी डू अप्रिशिएट देयर गुड परफॉर्मेंस। उसके बाद कोई काम अच्छा नहीं करता तो शो कॉज नोटिस भी दिए जाते हैं। तो मैंने देखा कि क्या किया जाए कि इनकी जो एक मोटिवेशन इनमें आए और एक विलिंग, उनकी एक ओबीडियंस हो और अच्छे तरीके से वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। तो उसके लिए हमने एक ये सिस्टम बनाया। बेसिकली इट वाज फोकस्ड ऑन दी स्टाफ विच इज़ वर्किंग इन दी फील्ड, जो बाहर खड़े होते हैं, मट्टी गर्दो गुबार है, पोल्यूशन है और टाइमिंग्स उनकी इस तरह की हैं। इट्स अ वेरी टफ ड्यूटी विच दे परफॉर्म। तो उनके मोरल को रेस करने के लिए व्हाट वी डिड वाज कि हमारे सारे ऑफिसर्स वी सैट टुगेदर जो ट्रैफिक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और मुझे से पहले पेशावर में भी आई स्टेड SSP ट्रैफिक काफ़ी साल हो गए, तो आई हैड एन एक्सपीरियंस। तो मैंने ये किया कि इनके हमने KPIs बनाए, एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स एंड नेगेटिव इंडिकेटर्स।
पॉजिटिव इंडिकेटर्स बहुत सारे आपने बता दिए। तो मेरा ये मकसद था कि हम लोग घोड़े और गधे की तमीज़ करें कि उसमें जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसमें हमारी जो पंच लाइन है दैट इज़ एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, सो सेट पर्सनल एग्जाम्पल। हम लोग बेस्ट परफॉर्मर्स निकालते हैं, मेरी कोई 3300 के करीब 3400 के करीब लगभग स्ट्रेंथ है। उसमें से जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए अलग KPIs बनाए हैं, जो लाइसेंसिंग सेंटर्स में काम कर रहे हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस जांचने का अलग मैकेनिज़्म है। जो टिकटिंग स्टाफ है, जहाँ पे आप चलान के बाद डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करने जाते हैं, वहाँ डाटा पंचिंग होती है, वहाँ हमारी लेडी ट्रैफिक वार्डन्स हैं, हमारे ट्रैफिक असिस्टेंट्स हैं, उनके हमने पूरे एक सिस्टम्स हमने वज़ा किया है। उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। एक तो ये है कि उनमें एक सेंस ऑफ प्राइड आ रही है हमारे लड़कों के अंदर, वो टर्न आउट अपना अच्छा कर रहे हैं, अपना इखलाक उनका बेहतर हो रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी तस्वीरें हम जब अब बेस्ट हम निकालते हैं, मेरी 2 डिविजन्स हैं यहाँ पे ट्रैफिक की, सिटी डिवीजन एंड सदर डिवीजन। उसके बाद 10 सर्कल्स हैं हमारे ट्रैफिक के विच आर सुपरवाइज्ड बाय DSP। तो हर सर्कल्स में से हमारे पास नाम आते हैं, हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर्स, उनके KPIs अलग हैं, उनकी तस्वीरें हम पैनाफ्लेक्स बना के उसके ऊपर लगाते हैं। बेस्ट हमारा सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स, ट्रैफिक असिस्टेंट्स, और उनको हम तमाम पब्लिक प्लेसेस पे लगाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू तशहीर करते हैं। तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि नेक्स्ट मंथ इट्स अ मंथली परफॉर्मेंस अप्रेजल मैकेनिज्म, कि नेक्स्ट मंथ हमारी तस्वीर इसके ऊपर लगे और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। इससे उनकी जैसे कहना चाहिए तरक्की भी होगी, ऐसे पॉइंट्स मिलने से? आई मीन ये बता दीजिएगा कि पॉइंट्स तो मिल गए, किसी ने अगर बहुत अच्छे पॉइंट्स लिए तो जैसे कहते हैं प्रमोशन में, तरक्की में भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन रोल होगा? इंसेंटिव्स? हाँ, मैं इंसेंटिव आपको बताता हूँ। इसमें एक तो ये है कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और सेंस ऑफ प्राइड से ज़्यादा कोई अच्छी एक्नॉलेजमेंट हो नहीं सकती। कोई एक अच्छा काम कर रहा है उसको आप पैट कर दें, जो गलत काम कर रहा है उनको भी एहसास होता है हम अच्छा काम करें तो वी आर बीइंग रिकग्नाइज्ड, वी आर आवर एफर्ट्स एंड आवर सर्विसेज आर बीइंग एक्नॉलेज्ड। इसमें प्रमोशन में ऑब्वियसली कोई नहीं होगा, लेकिन ये तमाम चीज़ें उनके आपके हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो CPO के अंदर सेंट्रल डेटाबेस हमारी है, हमारे पास भी एक्सेस होती है। वहाँ पे इनकी गुड एंट्रीज एंड बैड एंट्रीज ऑलरेडी जा रही हैं, जो शो कॉज नोटिस दिए जाते हैं वो जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ अच्छी हो गई है करने के बाद कि हमारे ट्रैफिक वार्डन्स बियॉन्ड द कॉल ऑफ देयर ड्यूटी वो बहुत सारी अमानतें मिल जाती हैं, वॉलेट्स मिल जाते हैं, गिरे हुए मोबाइल फ़ोन्स मिल जाते हैं, या किसी एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे अच्छी उन्होंने जाके उनकी मदद कर दी, 1122 को कॉल किया, ये चीज़ें भी काउंट होती हैं, उनके भी उनको वो पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स कह लें या एक उनका ओवरऑल जो नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं उसमें से निकलते हैं, तो एक हमें एक हमारे पास फेयर आइडिया आ जाता है कि हु इज़ हु एंड हु इज़ डूइंग व्हाट इन द फील्ड। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट्स मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स मिलेंगे, पॉइंट्स घट रहे हैं, उसके बाद एक्शन क्या होगा? जी हाँ, एक्शन ये होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उसमें जो हमारे बेस्ट परफॉर्मेंस निकलते हैं एवरी मंथ, तो उनको CC3 मैं देता हूँ और उनको हैंडसम कैश रिवॉर्ड्स भी आर गिविंग। तो वो उनको एक इंसेंटिव है। दूसरा, आप करप्शन के ऊपर तो यहाँ पे आई हैव डिसमिस्ड लॉट ऑफ पीपल। अगर कोई कंफर्म होती है, कोई एप्लीकेशन आती है, तो उसके ऊपर तो मैं कहता हूँ चोरी 1 रुपये की हो या लाख की हो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है एंड वी डोंट कीप ब्लैक शीप्स इन आवर डिपार्टमेंट। तो उसके अंदर उनके सर्विस रोल में जाता है, उनकी सज़ाएँ वहाँ पे लिखी जाती हैं, तो वो ऑब्वियसली इट स्टेज विद देम टिल द टाइम दे आर इन द सर्विस। तो आगे जब प्रमोशन बोर्ड्स होते हैं, चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे ये फिर मैटर करती हैं। अच्छा, ये बताइएगा इश्यूज क्या हैं जो कि ट्रैफिक वार्डन्स फेस करते हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने देखा है धूप में, बारिश में, गर्मी में, बेचारे जैसे आपने कहा धुएं में खड़े हुए हैं, लोग हॉन्क करते हैं, अगर वो रोक रहे हैं तो वो गाड़ी इधर से उधर से ले जाने की बदतमीजी तो एक है ही। हमारे रवैये कितना तंग कर रहे होते हैं उस वार्डन को जो वहाँ खड़ा होता है, उसको भी तो हमारी तरह ही गुस्सा आता है। हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल इश्यूज़ हैं और उसके लिए मेरे ख्याल में ट्रैफिक एजुकेशन का फुकदान है। उसके लिए मैं जब से आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी नेक्स्ट मंथ आई विल कंप्लीट 1 ईयर, तो उसमें मैंने कोशिश की है कि हमारा एक ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट है। बीच में कोविड आ गया, उसके अंदर अलग चैलेंजेस थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए, अभी 1 फ़रवरी से इंशाल्लाह दोबारा खुलेंगे। तो हम लोग सेमिनार्स अरेंज कराते हैं लोगों के रवैये बेहतर करने के लिए। एंड आई बिलीव कि जो स्कूल्स हैं, जो हमारे यंग बच्चे हैं, जिस बाहर के ममालिक में होता है, उनको हमें टारगेट करना है, उन पर फोकस करना है, उनके ऊपर हमें काम करना है, बिकॉज उन्होंने आगे जाके ये ट्रैफिक रूल्स एंड राइट ऑफ वे की आपको पहचान हो। तो ये चीज़ें हैं हमारे माशरे में और हम बेसब्रे बहुत ज़्यादा हैं, इंतज़ार नहीं करते। राइट ऑफ वे, नो वे। एग्जैक्टली ये है हमारा पूरा ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट है। पैम्फलेट्स, हैंड बिल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, हम पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, हम इवन के बस अड्डों पे, ड्राइवर्स पे, वहाँ पे भी जाते हैं। स्मॉक सीजन में हमारे लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया, उसको अप्रिसिएशन भी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि बट लॉट नीड्स टू बी डन, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि हम अपने नेशनल करिकुलम के अंदर ट्रैफिक का एक सब्जेक्ट डालें, रोड सेफ्टी, ट्रैफिक अवेयरनेस,
उसके लिए भी आई एम मेकिंग एन एफर्ट। आई हैड अ मीटिंग विद मिनिस्टर एजुकेशन एंड गवर्नर साहब को भी हमने एक लेटर लिखा है, दे आर डिलिबरेटिंग अपॉन इट, और इंशाल्लाह ताला अगर ये हो जाएगा तो इट वुड बी अ बिग अचीवमेंट कि हम लोग अपने बच्चों को सिखाएं, जिस तरह बाहर के ममालिक में उनको लेके जाते हैं, उनकी क्लासेस होती हैं कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है, ऐसे आपने रोड क्रॉस करनी है, आपने यहाँ से जाना है, डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, तो हमें भी इसकी ज़रूरत है। सर चलान बहुत बड़ा इशू है, और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन चलान एक बहुत बड़ा, आम बंदे को ये लगता है कि मुझे तो तब मसला हुआ ना जब मेरा चलान हो गया। ई चलान आए, कितना फ़ायदा वार्डन्स को उससे हुआ ई चलान सिस्टम से। और दूसरी चीज़, हम एक आम चीज़ सुनते हैं कि हर वार्डन को जो है ना कहा जाता है कि 10 चलान आज के तुमने लाजमी करने, और उसने फिर वो लाजमी करने होते हैं, कॉपी भरनी होती है। इसमें कितनी सदाकत? इसमें ज़र्रा बराबर भी सदाकत नहीं। इट्स अ मिस नॉर्म जो कि प्रिवेल कर रही है, और मैं हर फोरम पे हर जगह ये बताता हूँ कि कोई टारगेट्स नहीं दिए जाते। हमारे KPIs में ये जो चलान्स वाला अगर होता तो हम उसमें शामिल करते। इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट, वो भी इसलिए शामिल किया गया, एक वार्डन खड़ा है तो उसको 2 काम करने होते हैं, एक ट्रैफिक इन्फोर्समेंट रूल्स की और दूसरा रेगुलेशन। अब एक बंदा एट अ टाइम है, या तो वो रेगुलेट करेगा या वो फाइन करेगा, बिल्कुल ऐसा। तो उसके कोई टारगेट्स नहीं दिए जाते ना मेरे या हमारा, हमसे ना कोई पूछता है कि भाई इतना हो गया, रेवेन्यू लास्ट ईयर इतना था उतना था, देयर इज नथिंग एट ऑल। एक तो उसमें कोई सदाकत नहीं है, नंबर 1। चलान इसलिए किया जाता है कि वायलेटर को पता लगे कि आपने गलती की है। तो तमाम महज़ब माशरों में, बल्कि हमारे फाइन्स तो बहुत थोड़े हैं। हमने अभी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए बिल हमने भिजवाया हुआ है, इट इज़ अंडर कंसिडरेशन इन दी फाइनेंस डिपार्टमेंट, और हम इन्हांसमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन्स कर रहे हैं। और आप यकीन करें कि अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता और हम उसको कह रहे हैं आप हेलमेट पहने, तो हमारा कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है। वी वांट के हेड इंजरीज कम हो, उनकी जानें बच सकें, और 200 रुपये का फ़ाइन है। एंड इवन पीपल आर रेजिस्टेंट टू पे दैट, उसमें फ़ोन मिलाएंगे, बातचीत करेंगे, किसी का वास्ता देंगे। तो ये हमें रवैये चेंज करने हैं, तभी बेहतरी आ सकती है, तभी सुधार आ सकता है। सीटीओ साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबसिस्तान के आप मेहमान बने और इतनी अहम इंफॉर्मेशन हमें दी है उन्होंने, और आप लोगों ने भी ख्याल करना है उनका। तो सज़ा और जज़ा का जो है निज़ाम लेके आ रहे हैं, हमारे लिए भी कुछ है कि हम कम अज़ कम तमीज़ से बात करें। मैंने अक्सर देखा है कि वो झगड़ रहे होते हैं और फ़ोन करना है मेरे बड़े पुराना गाल कर रहे और वो बहुत सारी मौसम की ऐसी सख्तियों का सामना कर रहे होते हैं। जब हम गाड़ी में हीटेड गाड़ियों में बैठे होते हैं, ठंड में खड़े होते हैं, जब हम एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे होते हैं गर्मी में, तो मौसम का उनके ऊपर एक असर होता है। तो उसके साथ अगर हम बदतमीजी भी करें तो वो फिर जाहिर है उस दूसरा बंदा जो है उसके ऊपर उसका असर ज़्यादा इरिटेशन की सूरत में निकलता है। सो उनसे उम्मीद करना कि वो ज़्यादा अच्छा बिहेव करें कि निस्बत अगर हम ज़्यादा अच्छी तरह से उनके साथ बिहेव करें तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 5 मिनट पहले निकल आया करें ताकि आपको ना कुछ ऐसा करना ही ना पड़ रहा हो कि आप हाइपर हो रहे हो, आप अजीब सी जो है कैफियत में आ रहे हो। खैर, खाने पीने की बात करनी है अब, और ज़रूर करनी है, क्यों फ़र्क कर लें कुछ खाने पीने। बिल्कुल सही। रोड रेज के बाद ना अब मेरा ख्याल है कि कुछ खाने पीने का जिक्र ज़रूर होना चाहिए। अच्छा जी, मियाँ वाली की जो है ना कबायली रिवायात और सकाफत की हम बात करने जा रहे हैं। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर दूधी, हलवा और कटवा इस इलाके के मशहूर पकवान है, जिनमें कटवा को बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल है। हाँ जी, इसके ऊपर शायरी लिखी गई है। आप क्या बात कर रही हैं? हाँ जी, काफिये के तौर पर इस्तेमाल किया गया कटवा। मतलब है कि शायरी तो महबूबा के ऊपर या उसके ऊपर लिखी जाती है, तो ये कटवा गोश्त के ऊपर। मेरे जैसे लोगों की जो महबूबा है या महबूब है वो खाना हो सकता है। अच्छा जी, चलें, ये तो बड़ी अमेजिंग बात है। अगर कोई खाने के ऊपर शायरी भी कर सकता है तो क्या खाना होगा वो। लेकिन ये हम आपको बताएंगे, और हमारे नुमाइंदे अज़हर न्याजी वहाँ पर मौजूद है, वो हमें बताएंगे कि ये कटवा जो है ये स्पेशल डिश क्या है, इसमें क्या ख़ास बात है। जी बिल्कुल, लज़्ज़त कामो दहन जो है वो हमेशा से इंसान का खासा रहा है, और इस हवाले से मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ पकवान जो हैं वो उर्फियत में मकबूल आम माने जाते हैं अपने रिवायती ज़ायके और लज़्ज़त की बुनियाद पर। ज़िला मियाँ वाली में कटवा जो है वो मशहूर पकवान है। इस हवाले से कटवा जो है वो बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल पकवान है मियाँ वाली का। और ये जो कटवा है इसे बड़ी हंडिया जो है मिट्टी की उसे कहा जाता है, जिसमें गाय, भैंस या ऊँट का 8 किलो गोश्त डालकर इसमें रिवायती कुदरती मिसालें डालकर इसको तैयार किया जाता है, और इसको बड़ी हिंडिया में डालकर इसके मुंह पर मिट्टी का ढक्कन रखकर आटे से एयर टाइट करके इसे तैयार किया जाता है। और ये तकरीबन 2 से 3 घंटों में हल्की धीमी आंच पर तैयार होता है, और जब ये पककर तैयार होता है तो इस की खुशबू से दूर दूर से लोग खिंचे चले आते हैं, और जो खाने वाले हैं वो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। सज्जी, शनवारी और चरगे का जायका जो अपनी जगह, लेकिन मियाँ वाली का जो कटवा है इसका कोई जोड़ नहीं है। ये कटवा जो है ये हमारी मियाँ वाली की एक रवायती डिश है, और ये
बाकी खानों से इसका जायका बहुत अच्छा है। जबकि कटवा को तैयार करने वाले जो कारीगर हैं वो इस हवाले से पूरे इलाके में मरूफ हैं, मशहूर हैं, और इन इलाकों में मोच, पाई खैल, सवांस और मूसा खैल के जो कारीगर हैं वो माहिर तस्वुर किए जाते हैं। जबकि मियाँ वाली के शुअरा ने और इसकी कदीम जो शुअरा हैं उन्होंने भी अपनी शायरी में कटवे को फ़रोग दिया है। और इस हवाले से एक तरह की माया है कि तेनू सेज विछावा हा, आ मेरे घर ढोला, तेनू कटवा खवावा हा। कटवा मियाँ वाली का वो डिश जिसे अगर पाकिस्तान के दीगर इलाकों के लोग खाएं तो वो यही कहेंगे कि तेनू ले के जाना है मियाँ वाली। जी हसन न्याजी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस डिश से हमारी मुलाकात करवाई, साथ आपने हमें माया भी सुनाया। हाँ, तेनू लेके जाना है मियाँ वाली, ये भी उन्होंने अताउल्लाह खान साहब जो है ना, उनकी भी हमें जो है याद एक। अच्छा, लेकिन जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है ना, मुझे तो उनका वो जो मटका था वो बड़ा इंस्पायर कर रहा था। मट्टी की अपनी खुशबू है, फिर लकड़ी की आग की अपनी खुशबू है, फिर अगर अच्छा गोश्त है उसका एक अपना जो है ज़ाहिर लज्जत और जायका है, तो मुझे यकीन है कि बड़ा ज़बरदस्त होगा। अच्छा, मुझे ना सिर्फ एक चीज़ का दुख होता है कि हम सिर्फ देख सकते हैं ना, तो मुझे इस चीज़ का दुख होता है जब इस तरह की कोई चीज़ आती है, और बहुत से लोगों को दुख होता भी होगा कि यार हम देख रहे हैं इतनी प्यारी डिश बन रही है। लेकिन इससे हमजा देखो, अब मुझे मोटिवेशन मिली है कि मुझे इससे पहले समझ नहीं आता था कि मियाँ वाली क्यों जाना चाहिए, तो अब मुझे कम से कम एक चीज़ रीज़न समझ में आई है कि अच्छा मियाँ वाली कटवा भी खाने के लिए जाया जा सकता है। आप अगर जो है ना कुछ सफ़र वगैरह कर रहे हैं, हम आपको हर इलाके की जो है ख़ास बात इसलिए दिखाते हैं, आप रास्ते में खा के जाएं और ज़रूर जो है हमें फिर बताएं भी कि वो आपको कैसी लगी। बिल्कुल। सो अब हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सवेरे पाकिस्तान, आप देख रहे हैं और हम भी अभी बातचीत कर रहे थे कि कौन सा फल वैसे पसंद है, बताइए दें। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है किन्नू। जिसको किन्नू नहीं पसंद ना इस मौसम में, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई पाकिस्तान का और फ्लेवर अच्छा लगता होगा। सर्दियों में किन्नू और फिर गर्मियों में आम। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको सबके ना कॉमन होंगी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फल हैं, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं कि जिनके जादुई फ़वाइद हैं। इनका इस्तेमाल ना सिर्फ आपको बेशुमार बीमारियों से बचाता है बल्कि जायके भी इनके भरपूर हैं। और मज़े की बात है हमजा कि हमारे यहाँ इतनी अबंडेंस में है और इतनी महंगाई जिसका हम जिक्र करते हैं, उसके बावजूद वो खासे सस्ते हैं। कल अब मैं ऑफिस से निकली तो मैंने देखा बड़ी खूबसूरत गाजरें जो हैं वो सजाई गई थी और उसके ऊपर लिखा था 20 रुपये। अच्छा। हाँ, और मैं सोच रही थी कि यार देखो, मतलब इतना शुक्र हमें करना चाहिए अल्लाह ताला का कि फिर भी ये जायके हमारे यहाँ मिलते हैं। बाहर आप जाके तो देखें, बिल्कुल फ्रूट एंड सब्जियां ऐसे मिलती हैं जैसे आप ज्वेलर की दुकान में कोई सोने के आइटम नहीं लगे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और इतना खूबसूरत जायका है, और फिर उनके जो फ़वाइद हैं हम उनको तो नहीं देखते हैं, हम कभी सोचते ही नहीं है। और आजकल हमें क्यों विटामिन्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ गई है। जब हमने देखा कि कोरोना आ गया था तो हर बंदा कह रहा था गर्मियों के अंदर कि अब हमें ज़रूरत है, और उस वक्त किन्नू हमारे पास नहीं थे, इस तरह के जो है ना फ्रूट्स हमारे पास नहीं थे जहाँ से हम विटामिन सी ले सकते हैं। तो अब बात करेंगे इस हवाले से कि हमने जो चीज़ें खानी उनको कैसे खाना है और क्यों खाना है। सुमारी ग़ज़ाइयत हमारे साथ है अफीरा अनीस। अस्सलाम वालेकुम अफीरा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि ये फल और सब्जियाँ, ये तो हमें मालूम है कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन सी फल और सब्जियाँ आप रिकमेंड करेंगी इस मौसम की कि जिनके खाने से हमें कोई बड़े गैर मामूली किस्म के नताइज या फिर फ़ायदे मिल सकते हैं? कोविड-19 के बाद अब न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सोचने और समझने लग गए। व्हेन आई यूज्ड टू डू क्लिनिक, तो मेरी क्लिनिक यूजुअली खाली रहती थी और कोई डॉक्टर्स जो नेक्स्ट रूम के क्लिनिक पे होते थे, जो नेक्स्ट रूम में होते थे, वो कह के भेजते थे कि देखें आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, वो नेक्स्ट रूम में बैठी हुई हैं और वो आपको प्रॉपर डाइट प्लान देंगी, आपके बच्चों को प्रॉपर डाइट प्लान देंगी, तो उनके मतलब वो हेल्दी इम्पैक्ट आएगा लाइफ पर। तो यूजुअली हमारे यहाँ कोविड-19 के बाद अब ये प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस हुई है। उससे पहले कोई जानना भी नहीं चाहता था कि बस चीज़ जो अच्छी लग रही है वो खानी है, चटखारे खाने, लेकिन विटामिन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स, पढ़ते भी हैं, सोचते भी हैं, सुनते भी हैं और उस पर काम भी करें। बिल्कुल। तो जहाँ आपसे सवाल पूछिए। जी जी अफीरा, पहले तो अपने नाम का मतलब बताएं। इतना मुश्किल सा नाम है आपका, इसका मतलब क्या है? तो मेरा नाम उफेरा है और उफेरा बेसिकली वाली जमाने में एक सहाबिया गुजरी थी और इनका जो है बहिश्ते ज़ेवर में है। शी वाज हम्बल एंड वेरी लाइक वर्शिप, बहुत ज्यादा इबादत गुजार थी। अच्छा, वेरी और बिल्कुल मतलब ठीक है उफेरा। हमें सुनने में कुछ मसला हो रहा है आपको,
लेकिन अगर आप तक हमारी आवाज़ सही पहुंच रही है तो एक वो मैं कल अपनी टीम से जिक्र कर रही थी, सब चूंकि इन्होंने नहीं पहले सुना था तो इनको अच्छा लग रहा था कि सेहत की कोई ABC है, यानी एप्पल, कैरेट एंड बीट रूट, इनका कोई एक स्मूदीज और ये सब चीज़, और ये इस मौसम में ये सब चीज़ें सस्ती भी हैं और अवेलेबल भी हैं। बिल्कुल, जहाँ तक फरा आप गाजर की बात करी थी, गाजर इतनी सस्ती है तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो बेस्ट टाइम होता है ना विटामिन ए के इनटेक का, वो गाजर होती है। और गाजर सबसे, मैं अब ये बता दूं कि जिन लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही है, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, अगर आपके सर में मुस्तकिल दर्द रहता है, अगर आप वीकनेस के शिकार हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपका BP अक्सर लो रह रहा होता है, या आपके बाल झड़ रहे हैं, या सबसे बड़ा जो मेन कॉज होता है वो विजन लॉस का होता है कि आपको ब्लर नजर आ रहा है, या जैसे जैसे अंधेरा होता है मगरिब के टाइम के बाद आपको ऐसा लग रहा होता है कि यू कैन नॉट सी प्रॉपर्ली, आपके विजन में प्रॉब्लम है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। हमारे यहाँ हम CBC टेस्ट करवा लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि खून की कमी है या विटामिन C का बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग उस लेवल तक मेडिकल चेकअप्स पे नहीं जाते हैं कि वो विटामिन ए का डेफिशिएंसी चेक करवाएं, या वो कोई बीमारी है या कोई आपको इम्पैक्ट आता है, तभी आपको पता चलता है, फिर आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन विटामिन ए का बहुत हैवी इंटेक आपको रोजाना की डाइट में नहीं चाहिए होता है। अगर आप प्रॉपर्ली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लें तो विटामिन जो है वो बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको आपके ऑर्गेनिक जो ऑर्गन फंक्शंस जो हैं, जैसे कि लिवर हो गया, हार्ट हो गया, इन तमाम चीज़ों के फंक्शंस में हेल्प कर रहे होते हैं। और जब आपको खुदा ना खासा कोई बीमारी होती है तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार, वो डायरेक्ट फिर आप दवाओं पे चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक दफा मैंने एक सेमिनार में एक कोट को रिप्लेस किया था, उसके हालांकि बुलाया मुझे डॉक्टर्स ने था, और मैंने कहा था कि एप्पल नहीं भूल गई मैं, वो कोट भूल गई, उसको मैंने रिप्लेस किया था न्यूट्रिशन इज बेटर देन डॉक्टर। जो कोड था वो था ये कि क्योर इज बेटर देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैंने कहा फेस करके बोलूं तो न्यूट्रिशनिस्ट इज बेटर देन डॉक्टर, कि अगर आप एक न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्टेशन में रहेंगे मुस्तकिल तो आपको डॉक्टर के पास जाने। बिल्कुल ठीक है फेरा, हमें जरा ये बता दीजिए कि किन्नू की हम बात कर रहे थे, हमें बहुत ज्यादा पसंद है, तो जूस जो है ना वो जिसको किन्नू बहुत पसंद है उसको जूस भी उसका बहुत पसंद होता है, लेकिन मैंने एक बात सुनी थी कि ज्यादा जूस भी नहीं पीना चाहिए किन्नू का, ये क्या बात दुरुस्त है? ऐसा नहीं है, जूस बिल्कुल पीना चाहिए और जूस फाइबर फॉर्म में लेना चाहिए। हमारा जो हमारा अलमिया है कि हम करना नहीं चाह रहे होते हैं, हम रेडीमेड फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं कि जी बना बनाया में एक जूस मिल रहा है तो उसके कार्टन्स लेकर आ गए, और वो बेसिकली वो जूस कम होता है, वो प्रिजर्वेटिव फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव ज्यादा होता है। आपको नहीं पता वो कब पैकिंग चल रही है, सही उस पर एक एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, लेकिन दैट फूड कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव, तो वो आपकी बॉडी को काफी हद तक नुकसान पहुंचा रहा होता है, जो कि वजह है आजकल जो इतनी बीमारियां फैल रही हैं उसकी मेन वजह यही प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग फूड है, और साथ में जो हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल इतना ज्यादा करें। आज से अगर 20 साल पहले चले जाए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, उसका रीजन सिर्फ यही है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो खत्म होता जा रहा है। जूस की जहां तक बात है, आपको जूस पीना चाहिए, अगर ये जरूरी नहीं है कि आप ग्लास भर के लोगों को के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने ऑरेंज जूस निकाला है तो ऑरेंज जूस इटसेल्फ हाफ ग्लास होना चाहिए, उसको आप डाइल्यूट करें, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेटेड पिएंगे तो आपको एकदम से डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, आपको हेवीनेस प्रॉब्लम हो सकती है, तो डाइल्यूट करके जूस को पिए, लेकिन घर में जूस निकाल के पीना चाहिए इंस्टेड ऑफ ये कि वो आप बड़े बड़े कंटेनर्स और पैक्स लेकर आ रहे हैं उनको। ठीक है उफेरा, ये भी बताइएगा जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब गाजर के इतने फायदे हैं, लेकिन हम तो गाजर का हलवा बनाते हैं, फिर उसमें ढेर सारी चीनी डालते हैं, फिर उसमें घी डालते हैं, फिर उसमें खोया भी डाल देते हैं, और उसके बाद हम उसे खूब भून के खाते हैं, कहते हैं तो गाजर खा रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से जो है ना चुकंदर को हमने कभी हाथ नहीं लगाया, तो ये बताइएगा कि इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है कि हमें इसके सारे मिनरल्स विटामिन जो मिल सके। बिल्कुल, मैं ये बताऊंगी जो गाजर का हलवा और इस तरह की जो ट्रेडिशन है ना, ये एक्चुअली हम इंडिया से लेकर आ गए हैं। आज भी अगर आप इंडिया में जाए तो इन तमाम इस किस्म के फूड स्टाइल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल करना है। आप गाजर को बहुत अच्छे तक, बिल्कुल आप गाजर का हलवा, लेकिन वो एक टिपिकल स्टाइल पे ना जाएं कि आप उसको क्रश करके उसी तरीके से करें, लेकिन थोड़ी सी देसी के घी में सौते कर लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें, इंस्टेड ऑफ ये कि बहुत
घी और बहुत सारी चीनी मिला के आप उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, तो वो एक बेटर ऑप्शन होगा। आप छोटे बच्चों को भी दें, खुद भी लें। और जहाँ तक रही सब्जियों की बात, तो रॉ फूड तो जितना भी हमारा वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, बीट रूट हो गया, ये इतना बेहतरीन खजाना है। और फराह आपने बिल्कुल सही बात की थी कि हम बहुत लकी हैं, ब्लेस्ड हैं कि हमारे मुल्क में ये खजाना हमारी ही ज़मीन उगल रही है। अगर हम बाहर मुल्क में तो ये चीज़ें एक तो केंट होती हैं, इतना कैन फूड में मिल रही होती हैं, उसके बाद इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि वो आप जो है ना उसको अवेल करते हुए 1000 दफ़ा सोच रहे होते हैं और फिर भी वो नेचुरल फॉर्म में आपके पास नहीं आ रही होती हैं। और हमारे पास मौजूद इसकी बेस्ट अगर मैं आपको फूड इनटेक बताऊं कि टाइमिंग्स क्या है, अगर आप सैलेड ले रहे हैं या फ्रूट्स ले रहे हैं तो मिड मॉर्निंग बेस्ट टाइम होता है। वो टाइम जब आपका स्टमक एम्प्टी है, तो जो उसमें मिनरल्स और वाइटामिन जो भी आपका इंटेक है वो बेस्ट टाइम है कि आपकी बॉडी पे बहुत अच्छे तरीके से असरअंदाज होगा। इंस्टेड ऑफ कि आप खाने के बीच में आपने एक प्लेटर बनाया हुआ है जिसमें रोटी, सालन और बहुत सारी चीज़ें, उसके साथ आपने सैलेड लिया हुआ है, बहुत खुशी से प्राउडली खा रहे हैं कि हम तो हेल्दी डाइट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप जो है मिड सैलेड बोल बना लें या स्मूदी बना लें, वो आपने लंच को रिप्लेस कर दें। वो जो एक हैवी लंच है रोटी चावल और सालन वाला, वो सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उसको भी मैं डिफाइन करूँगी किसी वक्त। लेकिन ये कि लंच रिप्लेस हो जाए हमारा वेजिटेबल फूड के एक बोल से और साथ में उसमें थोड़ी सी दही हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई भी खाना उस लंच को रिप्लेस कर सकता है इन सेंस ऑफ क्वालिटी। अच्छा, हम सब में ना आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो चुकंदर कितना इफेक्टिव है कि आजकल के मौसम में चुकंदर खाने से वो जो आयरन डेफिशिएंसी है, और बच्चों को कैसे खिलाएं, वो तो मुंह नहीं लगाते बच्चे, क्या माएँ भी नहीं खाने के लिए तैयार होती हैं। अच्छा, चुकंदर की मैं जहाँ तक बात बताऊंगी, चुकंदर एक्चुअली हैवी होता है। अगर चुकंदर का हम जूस भी लें तो वो बहुत हैवी हो जाता है। डायरेक्ट आप अगर आधा चुकंदर भी खा लें, सिर्फ चुकंदर आप खा लें नमक मिर्च भी लगा के, तो वो उसके बाद यू फील हैवी, लाइक कुछ हैवीनेस फील हो रही होती है। तो उसका तरीका ये है कि आप थोड़ा लाइट फॉर्म में लें, लेकिन लें या तो सैलेड की फॉर्म में ले लिया, वरना मैं एक स्मूदी यहाँ पे फटाफट गाइड करती हूँ जो कि बहुत हेल्दी है। आपने 1/4 चुकंदर का पीस लिया है, हाफ एप्पल लिया है आपने, और उसमें आप थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे। इसको आप ब्लेंड कर लें, अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें, लाइक जो एक स्मूदी टाइप की होती है वो ब्लेंड कर लें। अब ये डिपेंड कर रहा है, शुरू में आप वो स्मूदी नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाएगी। आप या तो उसका जूस निकाल के ले लें, आप उसको स्क्वीज कर लें, आपके पास जूसर है तो आप उसमें जूस निकाल लें और उसमें लेमन जूस ऐड करके, मतलब 1/4 बीट रूट और हाफ एप्पल का आपने जूस निकाल लिया। और अगर आप उसको That's the best way, अगर आप उसको स्मूदी बना सकते हैं, पानी के साथ डाइल्यूट करके ले लें, तो ये आपकी जो ब्लड डेफिशिएंसी वाला इशू है, एनीमिक हो जाते हैं, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से क्योर करेगा क्योंकि उसमें सेब भी मौजूद है, बीट रूट भी मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया उफीरा, आप मौजूद रहीं और आपने हमें अपडेट किया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आपकी पसंद की बात करते हैं, क्रिकेट के मैदान में चलते हैं। इस वक्त तो सारों को पसंद आ रही होगी जो सिचुएशन है। लेकिन आप मुझे बताएं कि यासिर या फवाद, कल मैंने कहा था कि आप फवाद को कह रहे थे, मैंने कहा यासिर मैच को टर्न अराउंड करेंगे, अब आप एग्री कर रहे हैं? थोड़ा मैं एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन मेरे लिए मैच का हीरो फवाद आलम ही हैं और मैं उनके साथ ही रहूंगा। यासिर शाह 4 विकेट्स ले चुके हैं, 6 आउट हो चुके हैं, साउथ अफ्रीका के 214 रन हैं और 56 रन की लीड। अगर हम बात करें तो 56 रन पे साउथ अफ्रीका के 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। आसानी वाली बात यही है, चौथे रोज का खेल जारी है, नया बॉल पाकिस्तान ले चुका है क्योंकि तकरीबन 86 ओवर्स जो हैं वो हो चुके हैं, तो अब जीतने वाले हालात हैं। फराह कह रही थी कि अब कैसे, अब क्या होना चाहिए, मैं कहा अखलाकी तौर पे हमें जीतना चाहिए। अखलाकी तौर पे हमें जीतना चाहिए, उसूली तौर पे हमें जीतना चाहिए। लेकिन चौथा दिन जो है ना, इसके बारे में बड़ा प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि चौथे दिन मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन मैच इस तरह से खत्म होगा ये बहुत कम लोगों को उम्मीद थी। ये जो सूरत हाल है, इसको टर्न अराउंड किया है, जिसे हम कहें सेफली हमारे बैट्समैन ने भी, जैसे फवाद आलम का जिक्र किया हमसा ने, और रिजवान को अगर ना मेंशन करें, बाकी लोगों को ना करें तो वो भी ज्यादती होगी। लेकिन हमारे बॉलर्स का भी बड़ा कमाल इसमें किरदार है। अब आगे क्या होने वाला है, क्या मजीद व्हाट नेक्स्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाफिज इमरान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स हैं, उनसे बात करेंगे वो मैच को कैसे देखना है। बहुत शुक्रिया कि आप आए सुबह सुबह, वैसे तो आप मैच के लिए उठते हैं तो हमने आपको इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं दी है कि आप यकीनन हाजिर। क्या बन रहा है मैच का, आप जीत रहे हैं? देखिए, जो जिस तरह से भी आप लोग बात कर रहे हैं, जो हालात बन गए हैं, इस पर इखलाकी तौर पर भी जीतना चाहिए और कौमी और मिली
जोशो जज्बे के साथ जीतना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बाद हार कर यहाँ पर आया तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा, और यही होम सीरीज़ का फ़ायदा होता है, जिससे हम कोई 10 बरस 11 बरस तक महरूम रहे कि जब आप अवे खेलते हैं तो आप हारते हैं, जब आप वापस अपने मैदानों पर आते हैं तो जीतते हैं, और वो जो नाकामी वहाँ पर होती है उसका हिसाब बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस पहले टेस्ट मैच में आप देखें कि कई उतार चढ़ाव पाकिस्तान की तरफ से भी आए हैं और जनूबी अफ्रीका की तरफ से भी आए हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में जिन जिन लोगों ने परफॉर्म किया है वो उनको बहुत ज़्यादा दाद देनी पड़ती है। इसमें पहली इनिंग्स जब पाकिस्तान ने खेली है उसमें फवाद आलम की जो इनिंग्स है वो यकीनी तौर पर वो हमेशा उनको याद रहेगी, और लोग उस इनिंग्स की मिसालें भी देंगे। वो इस वजह से कि जब आपके पहले दिन में जिस पिच के ऊपर जिस मैच में 14 विकेट्स गिर जाएं, उसके बाद कमबैक करना मुश्किल होता है, और पहले दिन जिस तरह से विकेटें गिरी हैं, जिस तादाद और रफ्तार के साथ गिरी हैं, उसके बाद तो यूँ महसूस होता था कि तीसरे दिन ही ये टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसकी दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तान की तरफ से फवाद आलम को, फ़हीम अशरफ को, और फिर जो बुनियाद उन्होंने रखी पाकिस्तान की फ़तह की, अज़हर अली की जो निस्फ सेंचुरी थी उसको किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गो के उनकी इनिंग्स 3 फिगर इनिंग्स में तब्दील हो सकती थी, लेकिन जो पार्टनरशिप लगाकर फवाद आलम के साथ उन्होंने पाकिस्तान को दबाव से निकाला, उसके बाद फिर फवाद ने उसको और मजबूत किया, फ़हीम अशरफ ने अपना हिस्सा डाला, यासिर ने रन्स किए, हसन ने रन्स किए, उसके साथ नुमान अली ने रन्स कर दिए। तो इन तमाम ने मिलकर एक ऐसी सतह पर पाकिस्तान को लेकर आ गए कि जहां पर फिर पाकिस्तान हारने के खौफ से और डर से निकल गया। फिर दूसरी इनिंग्स जब शुरू होती है जनूबी अफ्रीका की, उसमें यासिर शाह को तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है उनकी बॉलिंग के हवाले से, लेकिन मेरा ख्याल है कि यासिर के साथ जो दूसरे अहम तरीन खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के वो आबिद अली हैं, जिन्होंने अब तक 3 कैचेस ले चुके हैं, सिले के ऊपर उन्होंने कैचेस लिए हैं, और तीनों वो कैचेस लिए हैं जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत थी। ड्रॉप कैचेस होते हैं और ड्रॉप कैचेस का नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से आबिद ने कैचेस लिए हैं, जो उनका कॉम्बिनेशन बना है आबिद यासिर का, तो वो पाकिस्तान को अब फतह के करीब है। अब वो एक चूँकि इत्तफाकात का खेल है, कुछ कबल अज़ वक्त कहना मुमकिन नहीं होता या आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी जिस सतह पर पाकिस्तान पहुंच चुका है, ये आखिरी 2 उनके अच्छे बल्लेबाज हैं वो जो थोड़ी मज़ाहमत कर सकते हैं। उसके बाद तो आखिरी पे एक रस्मी सी कार्रवाई आपको नज़र आएगी, और फिर पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई 8 या 10 विकेटों से भी जीत जाना चाहिए जो इस वक्त है, क्योंकि 50 या 60 रन से मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा घंटा 1.5-2 का खेल लेगा। ये 1 विकेट गिरने की देर है, उसके बाद फिर आपको यके बाद दीगरे विकेटें गिरेंगी, जिसका इम्कान यही है। अच्छा, हमने ये देखा कि रोजाना पिच ने एक अलग ही तरीका हमें दिखाया। पहले रोज हमने देखा 14 विकेट्स गिर गए, हमने कहा ये विकेट क्या करने जा रहा है। दूसरे रोज फिर कुछ मामला बदला, तीसरे रोज हमने अफ्रीका की जब बैटिंग देखी, ये तो क्या कर दिया, अफ्रीका आउट ही नहीं हो रहा, एक खिलाड़ी आउट है, किधर 150 क्रॉस कर गए हैं। हाँ, वो पार्टनरशिप बहुत शानदार थी। चौथे रोज आप अभी तक क्या देख रहे हैं कि ये फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ बेहतर है या स्पिनर्स के लिए, या अब ये फिर बैटिंग विकेट होते हुए? और पाकिस्तान के लिए कैसी होगी जब पाकिस्तान अपनी इनिंग्स में आएगा? पाकिस्तान के लिए आसान, नए बॉल के ऊपर जब नया बॉल आएगा हार्ड होता है, उस पर थोड़े से इसमें मसाइल ज़रूर परेशानी हो सकती है बैट्समैनों के लिए, लेकिन जैसे बॉल सॉफ्ट होता जाएगा, आप देखें कि कल भी बॉल सॉफ्ट होता गया है तो वो रन्स निकाले हैं दोनों ने, वैंडर डसन ने भी और मैक्रम ने भी रन्स निकाले हैं। तो सॉफ्ट बॉल होगा तो रन्स आसानी से निकल सकते हैं निस्बतन। जो पिच की आपने बात की है, पहले दिन अनइवन हुआ है। आप पहला सेशन देखते हैं तो उसमें विकेट्स गिरे एक तो साउथ अफ्रीका के, लेकिन रन्स ऑन बोर्ड हुए। लेकिन जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो बिल्कुल एक कतई तौर पर पिच का रवैया बदला, अनइवन रहना शुरू हो गया, बॉल पड़ता पीछे था लेकिन वो उसका वो उछाल नहीं ले पाता था जो होना चाहिए। अनइवन बाउंस की वजह से बैट्समैन के ज़हन में डाउट आते हैं, 2 ख्यालात आते हैं कि ये बॉल पीछे गिरा है, अपनी नाइस हाइट के ऊपर आएगा या नीचे रह जाएगा। तो वो उस वजह से बैट्समैनों को परेशानी का सामना रहा। फिर रवैया इसलिए बदला पिच का कि नेक्स्ट डे रोल हुआ, मेरा ख्याल है कि लाइट रोल लिया गया होगा, तो जो पैचेस थे ना जहाँ से बॉल नीचे रह रहा था वो थोड़े से बेहतर होना शुरू हुए। और दूसरी एक बात यह है कि चूँकि मौसम ऐसा है कि पिच बेक नहीं हो पाता, पिच बेक नहीं हो पाता, और जिस वजह से उसकी जो सरफेस है वो नीचे से ज़रा नरम रहती है। अगर हार्ड सरफेस होगा तो बॉल गिरने के बाद आप लगेंगे कि किक करेगा, जब सरफेस उसका नीचे से नरम होगा ना तो वो पड़ने के बैठ जाएगा। तो ये उसकी एक वजह ये है कि चूँकि मौसम आप देखें धूप नहीं है, इतनी ज़्यादा तेज़ सर्दियों का मौसम है, और उसके साथ साथ ये कि ये जो पिच है
ये इससे पहले इस्तेमाल कितना हुआ। अगर इसके ऊपर 2, 3, 4, 5 मैचेस पिछले 2-1.5 माह में खेले जा चुके हैं तो वो जो नेचुरल प्रोसेस है पिच के बनने का, उसको बेक होने का, उसको रिकवर करने का, वो उसको नहीं हाफिज़ इमरान, बहुत शुक्रिया, आप आए, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। ये मैच 2 लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। एक बाबर आजम थे जिन्होंने 2 कैच छोड़े हैं, बैटिंग भी नहीं ठीक कर सके। अलीम डार ने 3 फैसले गलत दिए। रबाडा भी ना अपनी 200th विकेट के लिए उन्हें कितना इंतजार करना पड़ा, तो हम भी कह सकते हैं कि मतलब लेट्स होप कि आज का दिन हम पाकिस्तान की फतह के साथ जो है वो खत्म करें। एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।